आपका एफसीपीएस का एग्जाम है या एमसीपीएस का एग्जाम है? सर एफटीपीएस। ओके, तो आपसे मैं सवाल पूछता हूँ। राहत, सॉरी रफत, आप भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। पहले मैं फायजा से पूछता हूँ। आप नोट करें, अगर कोई चीज़ मिसिंग हो तो फिर आपने उसका जवाब देना है। ठीक है, एक मिनट प्लीज। फायजा, आपने अभी रिसेंटली कौन सा टॉपिक पढ़ा है? सर आई स्टार्टेड आईसीयू टॉपिक्स, फ्यू ऑफ देम। आईसीयू टॉपिक, अच्छा। क्लिनिकल साइंसेज में से आपने क्या पढ़ा है? क्लिनिकल साइंसेज में सर आई थिंक लास्ट वीक आई हैव डन एक्रोमेगाली। सॉरी? एक्रोमेगाली सर, लास्ट वीक। एक्रोमेगैली, ओके। एक्रोमेगैली पे पहले बात करते हैं। ठीक है, एक्रोमेगैली का पेशेंट है कमिंग फॉर पिट्यूटरी सर्जरी। ठीक है, तो ओके। एनेस्थीसिया कंसर्न्स क्या होंगे? आपके पास इस स्पेसिफिक एनेस्थीसिया कंसर्न्स का जवाब देने के लिए 1 मिनट है। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। Okay, I have a few anesthesia concerns regarding this patient. Number one is its airway, because there is hypertrophy of the laryngeal tissue, and there is a chance of subglottic stenosis. So, एक हो गया। and the patient also has altered jaw and mandible structure. There is overgrowth of the bony structures. वो So there एयरवे will में, be airway. एयरवे में हो गया। Yes, एयरवे में difficulty. हो गया, आगे। Okay. Then the patient may have a few comas, like in the CS, in the cardiac. There will be hypertension, cardiomyopathy, or arrhythmias. In the endocrine system, we have diabetes and hypothyroid. Um, सर इसके अलावा 1 मिनट हो गया। 1 मिनट हो गया। ठीक है, मैं आपको सिर्फ ये बताना ये चाह रहा हूँ कि आपने सोचें जरा कि क्या गलती की आपने। अगर आपको ये चीज़ समझ आ गई ना, मेरा मकसद इस वक्त एक्रोमेगैली पढ़ाना नहीं है। मेरा मकसद आपको ये बताना है। एक्रोमेगैली, जब आप मिसाल के तौर पे मैं आपका इंट्रोडक्शन कराना चाहूँ, तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में बताऊंगा यू आर अ लेडी, एम आई राइट? उसके बाद मैं बताऊंगा कि यू आर अ डॉक्टर। तीसरा मैं आपको इंट्रोडक्शन करा सकता हूँ कि यू आर मैरिड या अनमैरिड। चौथा मैं आपको इंट्रोडक्शन करा सकता हूँ कि आपकी मदर लैंग्वेज पंजाबी है या सिंधी है या सराइकी है। ठीक है, उसके बाद मैं आपका फिजिकल अपीयरेंस का करा सकता हूँ कि यू आर टॉल हाइटेड, यू आर शॉर्ट हाइटेड। अब आप मुझे ये बताएं कि आपने डायरेक्ट एयरवे पे चली गई हैं, आपने मतलब इंट्रोडक्शन में एक लफ्ज़ तो बोला है ना कि एक्रोमेगैली होता क्या है। तो आप एक 10 सेकंड्स में आप ये बता सकती हैं कि ग्रोथ हार्मोन की प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो वट एवर विल बी देयर विल बी रिलेटेड टू ग्रोथ हार्मोन। तो और ये एडल्ट एज में होता है, क्योंकि बच्चों में अगर बिफोर एडल्टहुड होगा तो वो गाइगेंटिज्म या जो डवार्फिज्म होता है वो होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये होगी प्रॉब्लम। तो इट्स अ पिट्यूटरी ट्यूमर या इट्स अ पिट्यूटरी कंडीशन इन विच देयर इज एक्सेसिव ग्रोथ हार्मोन। ठीक है, तो ये आपने लफ्ज़ नहीं बोला, तो वहां से आपने इंट्रोडक्शन नहीं सही किया। उसके बाद जो बाकी चीज़ें हैं उसमें और क्या आपने मिस किया आपके ख्याल से? आप याद करें, कोई और चीज़ है जो आपने बतानी थी इसके बाद? सर आपने सीजिया कंसर्न्स बोले थे, इसलिए मैंने डायरेक्ट। हाँ, नहीं नहीं, ठीक है, वो बात आप सही कह रही हैं। मैं आप, लेकिन फिर भी अगर अगर वो आपसे एग्जाम में एनेस्थीसिया कंसर्न भी पूछ रहे हैं ना, तो आप एक सेकंड के अंदर उसका इंट्रोडक्शन तो करा सकती है ना, बिल्कुल। बिल्कुल ही ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन। यू गॉट माई पॉइंट? ओके। ठीक है। इसमें शायद सर आप ये पूछना चाह रहे हैं कि पेशेंट प्री ऑप में अगर आया है या इंट्रा ऑप है तो फिर क्या कंसर्न्स होंगे। नहीं, मतलब देखें, एनेस्थीसिया कंसर्न जहां पर भी लफ्ज आता है ना, वहां पर उसमें आपने कोई ऐसा कहानी बतानी है कि इंट्रॉप क्या प्रॉब्लम हो सकती है, या प्री ऑप आपको क्या ऑप्टिमाइजेशन की जरूरत होती है, इंट्रॉप आपने क्या करना है, और पोस्ट ऑप आपने क्या करना है, जर्नली। ठीक है, जर्नली। तो अब आप सोचें इसके अंदर और क्या चीजें हो सकती हैं। कुछ ये अननोन किस्म की दवाइयां ले रहे होते हैं, अनफेमिलियर सर सी। पेशेंट स्टेरॉइड।
पे होते हैं और उस पे भी होते हैं ऑक्सीओटाइड एंड सोमैटोस्टेटिन एनालॉग्स। तो हाँ एक जी। ड्रग के ठीक है। कंसर्न्स आ जाएंगे, फिर सर सर्जरी के कंसर्न्स आ जाएंगे इसमें। अच्छा, फिर मुझे बताएं कि कोई भी ब्रेन के अंदर पैथोलॉजी हो, उसमें आईसीपी का जिक्र आ सकता है? ठीक है। तो मतलब ये इट्स अ डिफिकल्ट थिंग, लेकिन आपको ये मैं एक प्रैक्टिस के लिए बता रहा हूँ आपको बात, कि अगर आप ये चीज़ की प्रैक्टिस करेंगे ना, कि जो आपसे रिलेटेड चीज़ है उसको आप फोकस कर लें पहले। ठीक है। जब आपने अपने से रिलेटेड चीज़ को फोकस कर लिया, तो फिर आपके लिए चीज़ आसान हो जाएगी। ठीक है। तो इसके अंदर और जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसमें, मतलब बेसिकली एक आपने जो चीज़ बता दी है स्मॉल, इसमें वो भी होता है आर्टीरियो, जो स्मॉल वेसल्स का वो होता है एथेरोस्क्लेरोसिस। ठीक है। तो बेसिकली बाकी इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं, लेकिन आपने एनेस्थीसिया कंसर्न में यही आप कहेंगे कि आपकी डिजीज़ कितनी सीवियर है। ठीक है। वी विल मैनेजमेंट और एनेस्थीसिया कंसर्न विल बी रिलेटेड टू द सिवियरिटी ऑफ द डिजीज़। और एयरवे की प्रॉब्लम होगी, हाइपरटेंशन हो सकती है, हाइपरटेंशन के हिसाब से आगे इट इज़ अ डोर ऑफ इंक्रीज कार्डियोवास्कुलर मॉर्बिडिटी मोर्टेलिटी। ठीक है। डायबिटीज़ है तो डायबिटिक कंट्रोल। ठीक है। तो ये इस तरीके से है। ठीक है। रफत, आप कोई चीज़ ऐड करना चाहते हैं एक्रोमेगैली में? नहीं सर, आप प्लीज कंटिन्यू करें। ठीक है। मतलब बेसिकली ये आपको समझ आई है बात मेरी, जो मैं आपको मैसेज देना चाह रहा हूँ फायजा? जी जी सर। ठीक है। तो ये जो प्रैक्टिस है ना, ये प्रैक्टिस आपने, ये अप्रोच आपकी सारों में होनी चाहिए। ठीक है। कोई भी केस होगा ना, उसके अंदर आपकी दिमाग के अंदर आपके होना चाहिए इंट्रा प्री ऑपरेटिव, इंट्रा ऑपरेटिव, पोस्ट ऑपरेटिव। लेकिन उसके अंदर आप सोचें कि क्या क्या, एक आप एयरवे ज़्यादा, तो इसके अंदर एयरवे से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी। अगर हाइपरटेंशन है या इसमें इस तरह की प्रॉब्लम है, तो आप इन्वेसिव ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग कर सकते हैं। अगर इस पेशेंट में कोई कोई भी जो चीज़ है जिसके अंदर रेज्ड इंट्राक्रेनियल कोई भी पैथोलॉजी होगी ना, तो आईसीपी का लफ्ज ना भूले। ठीक है। तो concerns related to ICP, anything which is disturbing the ICP, you should be taking care of। ठीक है। तो ये एक आपका एक हो गया। अच्छा, क्योंकि जो है वो आईसीयू के टॉपिक में आपने एआरडीएस पढ़ा है? एडीएस क्या होता है? सर ARDS की बर्लिन डेफिनेशन है कि इट्स acute diffuse inflammatory lung disease characterized by increased vascular permeability, increased lung weight, loss of aerated lung tissue, hypoxia and bilateral radiographic opacity leading to increased venous admixture, increased physiological dead space and decreased lung compliance। बिल्कुल ठीक है। अच्छा देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, कि जो बर्लिन डेफिनेशन का आपने नाम लिया है ना, तो आप इसमें इसमें दो तरह से आप इसको एआरडीएस को एलैबोरेट कर सकते हैं, कि एक एक्चुअली एआरडीएस होता क्या है। ठीक है। उसके अंदर एक्चुअली क्या होता है, कि ये एक्यूट होती है चीज़। ठीक है। इसके अंदर इन्फ्लेमेशन होती है। ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, अल्टीमेटली इनिशियली जो है वो हाइपरीमिया होता है। यानी कि इनिशियली हाइपर, जहाँ पे भी इन्फ्लेमेशन होगी वहाँ पे हाइपरीमिया होगा। और अल्टीमेटली क्या हो जाता है, फाइब्रोसिस हो जाता है। ऐसा ही है ना? और जो बर्लिन का जो था चक्कर, वो बेसिकली इसको आइडेंटिफाई करने के लिए। तो कैसे इसको आइडेंटिफाई किया जाता है, इसमें क्या क्या, किन किन बेस पे आप आइडेंटिफाई करते हैं? सर इसकी डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया 5 हैं, 4 to 5 है इसमें। acute onset within the 7 days of the trigger, ठीक है। और PO2 FiO2 ratio less than 300 and P 5 centimeter of water। Then number 3 bilateral infiltrates on the CT scan or in chest X-ray, and number 4 है no signs of cardiac failure। इसमें PaOP less ये than 18 आपने mmHg। इसमें चेस्ट एक्सरे बोला है, क्योंकि पहले होता था सिर्फ चेस्ट एक्सरे। ठीक है। और बाद में सीटी स्कैन को भी शामिल कर लिया गया था। एक बात। और दूसरी बात ये कि आपने कार्डिक वाला जो बोला है ना, वो कार्डिक वाला तो अब नहीं है। मतलब वो बेसिकली पहले ये होता था कि
बेसिकली इसके अंदर बात यह है कि क्या कार्डिक फेलियर वाले पेशेंट के अंदर क्या ARDS नहीं हो सकता? ठीक है, आपने इसमें जुमला क्या बोला है कार्डिक के रेफरेंस से? सर इसमें पल्मोनरी आर्टरी ऑक्लूजन प्रेशर लेस देन 18 mmHg। हम्म, इसमें ना बेसिकली आप ये ज़हन में रखें, जो मुझे याद पड़ता है कि पहले वो कहते थे कि अगर वो ज़्यादा है तो वो कार्डिक रीजन में चला जाएगा वो। लेकिन अब जो उन्होंने ये कहा है कि जो फेलियर हो रहा है वो कार्डिक ओरिजिन का नहीं लग रहा, जैसे आपने अभी जुमला बोला ना, वो नॉट फुली एक्सप्लेन्ड बाय कार्डिक, तो वो ज़्यादा बेहतर जुमला है। ठीक है, अच्छा वो यहाँ पर आपसे पूछ सकते हैं कि PF रेशियो कैसे निकालते हैं। जैसे अगर फॉर एग्जांपल 50% FiO2 पे PO प्रेशर 100 है, तो PF रेशियो कितनी होगी? वो मैं बोला नहीं है, थोड़ी आप बोला जी मैं 1 2 3 जी फायजा, PF रेशियो 50% FiO2 जा रही है और 100 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी उसका प्रेशर है, तो इसमें PF रेशियो कितनी है? एनीवन प्लीज, और कोई बताना चाहे PF रेशियो कैसे 200 कैलकुलेट? सर। जी 200। वेरी गुड, तो ये किस में फॉल करेगा? इसको हम क्या लेबल करेंगे? सर मॉडरेट में आएगा ये। ये मॉडरेट मॉडरेट में आ जाए, ARDS में। मतलब ये मॉडरेट में चला जाएगा, माइल्ड टू मॉडरेट, माइल्ड से मॉडरेट की तरफ जा रहा है ये। ठीक है, तो ये बेसिकली ये आपको कैलकुलेट करना चाहिए। फिर उसके बाद अब ARDS की जो मेन तो पैथोफिजियोलॉजी वही होती है, इन्फ्लेमेटरी में होती है, कोई भी रीजन से ट्रिगर होता है। ठीक है, और एक्यूट इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स होता है। जब भी गैशियस एक्सचेंज की प्रॉब्लम हो जाएगी ना, तो वहाँ पर आपके तमाम जो पैरामीटर्स हैं वो डिस्टर्ब होने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो इसके क्या क्या रिस्क फैक्टर्स होते हैं? जी, व्हाट आर रिस्क फैक्टर्स फॉर ARDS? आवाज आ रही है? जी, सर व्हाट आर इसमें दिस? पल्मोनरी एंड नॉन पल्मोनरी कॉजेज ठीक है, एंड। जी सर। क्या क्या होंगे? सर इसमें पल्मोनरी में आ जाएगा निमोनिया, एस्पिरेशन, इन्हेलेशनल इंजरी और पल्मोनरी कंफ्यूजन, फिर एक्स्ट्रा पल्मोनरी कॉजेज में सेप्सिस, ट्रॉमा, मैसिव ट्रांसफ्यूजन, पेंक्रियाटाइटिस। बस ठीक है, मतलब आपको ये आपने इसको डिफरेंशिएट कर दिया, पल्मोनरी एंड एक्स्ट्रा पल्मोनरी। ठीक है, उसके बाद अच्छा, इसकी जो होती है मैनेजमेंट, अच्छा मुझे बताएं ARDS जो है, अगर एक पेशेंट को प्रॉपरली ट्रीट नहीं किया ARDS में, तो वो किन किन कंडीशंस में मजीद जा सकता है, यानी कि व्हाट कैन बी द सिक्वेले ऑफ ARDS? स्टेजेस ऑफ ये एआरडीएस आप पूछ रहे हैं? जी जी, सर 3 स्टेजेस हैं, ये इसमें सबसे पहले नहीं नहीं नहीं, इन्फ्लेमेटरी फेज है वो then। नहीं, वो तो ARDS की पैथोलॉजी है ना। ARDS के, जब ARDS के बाद पेशेंट में क्या कुछ होता है, बहुत आसान क्वेश्चन है ये, क्योंकि किताब में नहीं लिखा हुआ इसलिए आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो रही है। एक पेशेंट को ARDS हो गया, आपने डायग्नोज कर लिया ARDS के पेशेंट में और क्या क्या चीजें डेवलप हो सकती हैं अल्टीमेटली? सर इसमें तो काफी चीजें आ सकती हैं, अगर पेशेंट वेंट पे है तो सेप्सिस तो ऑलरेडी होता ही है, पेशेंट वैप हो जाएगा। और वैप होगा ना, तो यही बोलना आईसीयू है बस। वैप है, सेप्सिस है, मल्टी ऑर्गन फेलियर डीवीटी है। वाला ठीक है, का मतलब बेसिकली मल्टी ऑर्गन फेलियर में चला जाएगा ना, सिक्वेल है यही होगा इसका। वो जो आप बाकी जो वो बता रही हैं वो तो स्टेजेस बता रही हैं, वो तो मैंने स्टार्ट ही आपको वहीं से किया, कि एक इन्फ्लेमेटरी स्टेज है और एक फिर उसके बाद फाइब्रोटिक स्टेज है। ठीक है, प्लस जो इंसाइटिंग फैक्टर है, अगर इंसाइटिंग फैक्टर रिस्क है
तो वो जो रिस्क फैक्टर्स है वो भी आपने भूल गई ना। जो रिस्क फैक्टर का नाम आप लेंगे कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन से रिलेटेड कोएगुलोपैथी भी हो सकती है, साथ डीआईसी में भी पेशेंट जा सकता है। ठीक है, अगर उसको कोई बर्न है या कोई और जो भी चीज़ है उससे रिलेटेड बात होगी। अच्छा, जो इसके अंदर वेंटिलेटरी स्ट्रेटजीज क्या होती हैं? सर वेंटिलेटरी स्ट्रेटजीज में लो टाइडल वॉल्यूम है, परमिसिव हाइपरकैप्निया है, हाई पीक इसमें रखना होगा, और इसके अलावा वो कुछ रिक्रूटमेंट में अमेंडमेंट्स होते हैं। अच्छा, एक मिनट, सॉरी। इसमें बेसिकली जब स्टार्ट करते हैं इसकी मैनेजमेंट, तो आपको कैसे अप्रोच करते हैं? ये तो बुकिश आप वर्ड बता रही है। प्रैक्टिकली आपको जब इसकी मैनेजमेंट करनी होती है तो आपके दिमाग में क्या क्या चीज़ें होती हैं? दो तीन चीज़ों को आप कैसे कोरिलेट करेंगे? एक FiO2 है, ठीक है, एक पीक इंस्पिरेटरी प्रेशर्स हैं या प्लेटू प्रेशर्स हैं, सॉरी प्लेटू प्रेशर्स हैं, फिर उसके बाद पीप है, ठीक है, फिर आपका टाइडल वॉल्यूम है। तो इसको किस, और पांचवी चीज़ ये आपकी CO2 हो गई। तो इसको किस तरह कोरिलेट करते हैं, क्या तरतीब से ये मैनेज करते हैं? आपके गोल्स क्या हैं? Sir, we will treat according to the ABGs and condition of the patient. ABGs हो गया, नहीं, लेकिन वैसे आप क्या चाहेंगे? FiO2 आप मिनिमम रखना चाहेंगे कि नहीं? जी सर, ठीक है, आपने मिनिमम। प्लेटू प्रेशर इतने नहीं रखने ना कि उसको ट्रॉमा हो जाए। कौन कौन से ट्रॉमा हो सकते हैं इस पेशेंट में? एक कौन कौन से ट्रॉमा होते हैं वैसे लंग्स के? एक वॉल्यूम सर ट्रॉमा वॉल्यू होता है, ट्रॉमा एंड बैरो। बैरो ट्रॉमा होता है, एक बायो ट्रॉमा होता है। ठीक है, तो ये आपसे वो यहाँ पर आपकी की में वो ये क्वेश्चन आपको तंग करने के लिए पूछ सकते हैं। ठीक है, वॉल्यूम ट्रॉमा होता है, बैरो ट्रॉमा होता है, बायो ट्रॉमा होता है। ठीक है, उसके उसके बाद आपने मुझे बताएं कि टाइडल वॉल्यूम में कोई सिग्निफिकेंस होती है? टाइडल वॉल्यूम और एक और चीज़ आपने मैं लिखना भूल गया हूँ, रेस्पिरेटरी रेट। तो ये टाइडल वॉल्यूम और रेस्पिरेटरी रेट की कोई सिग्निफिकेंस होती है, इंपॉर्टेंट होती है इसमें कोई चीज़? एंड रिजल्ट तो मिनट वेंटिलेशन है। जैसे अगर 600 का सर जी टाइडल, जी सर। एक सेकंड, 600 का टाइडल वॉल्यूम है और 10 का रेट है तो 6 लीटर मिनट वेंटिलेशन है। और एक है कि 300 का रेट है और 20 का टाइडल वॉल्यूम है, वो भी 6 लीटर है। क्या ये दोनों चीज़ें एक जैसी हैं? इनमें क्या डिफरेंस है? सर वो तो फिर वो हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटरी मेथड आ जाएगा। नहीं 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 नहीं, ऑसिलेटरी मेथड वो सिर्फ क्या 20 के रेट पे होता है? ये ब्लंडर होता है। एग्जाम में अगर आपने इस किस्म का कोई ब्लंडर मार दिया ना, तो अब आपने अपने आप को मुसीबत में डाल लिया है। ये हाई फ्रीक्वेंसी डेड जो, स्पेस। वेरी गुड, डेड स्पेस। ठीक है, इसके अंदर आपको असल जो चीज़ बढ़ानी है वो एल्वुलर वेंटिलेशन है, क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। आपने बोला है ना लो टाइडल वॉल्यूम, तो लो टाइडल वॉल्यूम का मतलब ये नहीं है कि आप इतने लो टाइडल वॉल्यूम पे चले जाएं कि एल्वुलर वेंटिलेशन ही ना होने के बराबर रह जाए। ठीक है, यूजुअली इसका जो होता है वो यही होता है कि आप बेसिकली 6 से शुरू करते हैं और कोशिश करते हैं 8 तक जाएं या वापस चले जाएं 4 तक। तो यानी कि ये बेसिकली इसका होता है 4 6 8 वाला। ठीक है, और प्लेटू प्रेशर कितने तक कोशिश करते हैं आप? अराउंड 30। ठीक है, इससे ज़्यादा ना हो। और जो आप परमिसिव हाइपर कैप्निया कह रही थी, उसका क्या चक्कर होता है? क्योंकि अगर आपने ये सारा कुछ कर लिया है, आपने पीप भी बढ़ा लिया है, आपने जो है वो मिनट वेंटिलेशन को भी आपने मैनेज करने की कोशिश की है, ठीक है, तो एक्चुअली एक स्टेज आएगी कि जब आप, आपके पास अगर आपने ज़्यादा, बहुत ज़्यादा प्लेटू प्रेशर बढ़ाए या आपने बहुत ज़्यादा पीप बढ़ाई, तो अब उसके डेलिटीरियस इफेक्ट आने शुरू हो जाएंगे। पीप के बाय द वे डेलिटीरियस इफेक्ट क्या हो सकते हैं? सर जी, ये ट्रॉमा करेगा। सर हीमोडायनेमिकली पहले तो अनस्टेबल हो जाएगा पेशेंट। हीमोडायनेमिक और इफेक्ट्स आएंगे। ठीक है, हीमोडायनेमिक इफेक्ट्स आएंगे और बेसिकली पीप इटसेल्फ कैन कॉज ट्रॉमा। एक स्टेज पे आएगा कि जब पीप की वजह से भी होती है प्रॉब्लम। ठीक है, और तो ये बेसिकली होते हैं। फिर आप जो आपने उस वक्त बोला था ना, देखें, याद रखें बात, आप वहाँ पे हीरो नहीं बनना। हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटरी वेंटिलेशन आपने उस वक्त बोलना है जब आपके बाकी सारे आंसर मुकम्मल हो चुके हैं। कोशिश करें इसी में ही आपके 4 मिनट गुजर जाएं, क्योंकि ये फेलियर पॉइंट नहीं है।
इस बात पे आपको कोई फेल नहीं करेगा। इसके बाद जो एक्स्ट्रा मैनूवर्स है ना, वो उसके अंदर प्रोनिंग आ जाएगी, ठीक है। और क्या आएगा, ये जो हाई फ्रिक्वेंसी ऑसिलेटरी वेंटिलेशन या हाई फ्रिक्वेंसी जेट वेंटिलेशन आ जाएगा। लास्ट रिजॉर्ट क्या होता है जब कोई भी चीज काम ना कर रही हो, तो एक आप नाइट्रिक ऑक्साइड का जिक्र करेंगे और एक आखिरी चीज क्या है, ECMO सर। एक्मो, ठीक है। ये अब आंसर अब आपने ऐसे टैक्टफुली देना है कि कोशिश करें कि वो यहाँ पर ही आप ज्यादा खेलें। आपने उनको बताना है कि ये जगह, ये देखें, ये किताब में नहीं लिखा हुआ, ये मैं आपको अपनी अकल समझ से बता रहा हूँ कि ये तरीका होता है। इसके अंदर ये चीजें होती हैं जो आपने मैनेज करनी होती हैं, ठीक है। तो देखिए, एग्जामिनर पागल नहीं है। याद रखें बात कि अगर आप उनको कॉन्सेप्चुअल आंसर देंगे ना, वो आपको कभी फेल नहीं कर सकते, क्योंकि आपने उनको कॉन्सेप्ट बता दिया कि भाई मेरे पास ये 5-6 चीजें हैं जिनमें मैंने खेलना है, ठीक है। तो एक FiO2 है, एक पीप है, एक प्लेटो प्रेशर्स हैं, टाइडल वॉल्यूम है, CO2 है और रेस्पिरेटरी रेट है। इसके साथ साथ ही हम मैनेज करना है ना चीज़ों को, और उसके साथ अगर नहीं होते तो मेरे पास ये बाकी मैनुअल्स है, ठीक है। तो आप उसमें ये क्या नाम है उसका, मुख्तलिफ तरीके से आप इन्वर्स रेशियो वेंटिलेशन का भी जिक्र कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप जो है वो क्या उसको कहते हैं, मतलब बेसिकली ये जो बेसिक जो बातें जो मुझे याद आ रही हैं, वो यही यही होती हैं चीज़ें इसमें, ठीक है। अच्छा, उसमें बाकी आपसे पूछ सकते हैं वो कि इस पेशेंट के अंदर जो है वो स्टीरॉइड्स का क्या रोल होगा। जी, सर कंट्रोवर्शियल ही पढ़ा है मैंने तो, वेरी गुड। कंट्रोवर्शियल है तो। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है या एक बात ज्यादा इंपॉर्टेंट और है कुछ? स्टीरॉइड तो कम वक्त है ही, वो हिले के फुफ्फो हर जगह पहुंच जाते हैं। कोई हमारी एनेस्थीसिया की बीमारी है जिसमें स्टीरॉइड नहीं देते? कहीं ना कहीं से हर चीज में घुस जाते हैं। कंट्रोवर्शियल तो हर जगह है, तो ये आंसर सही है। इसके फाइब्रोटिक जो फेज होती है ना, उसके अंदर स्टीरॉइड्स का रोल होता है, फाइब्रो प्रोलिफरेटिव स्टेज, ठीक है। देखें वहां पर ना वो बातें पहले याद रखने की कोशिश करें कि जो सेलिंग पॉइंट है, ठीक है। समझ आई बात? तो ये फाइब्रो प्रोलिफरेटिव स्टेज के अंदर इनका ज्यादा रोल होता है। अच्छा, उसके बाद आपसे वो अगर करना चाहे ना, तो आपसे बहुत सारी चीजें पूछ सकते हैं, सिडेशन के बारे में पूछ सकते हैं, न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग के बारे में पूछ सकते हैं। एक इसी सिनेरियो में वो आपको ले जाके आपसे ARDS से घुस सकते हैं, सेप्सिस में ARDS से घुस सकते हैं, वैप में, ठीक है। तो याद रखें बात के एग्जाम के अंदर कोशिश ये करें कि आपने नो डाउट, अब ये क्योंकि आप लोगों को जो आपके आसपास हैं अनफॉर्चुनेटली लोग, उन्होंने आप लोगों को इतना पक्का कर लिया है कि जब तक आप एग्जामिनर के सामने वो अल्फाज नहीं बोलेंगे वो आपको पास नहीं करेगा। ऐसी बात नहीं है, ठीक है। मैंने भी दुनिया देखी है। मैंने भी इम्तहान में मैं फेल भी हुआ हूँ और पास भी हुआ हूँ। ये बात ओवर रेटेड है, ठीक है। अगर आपने गलत कॉन्सेप्ट में बताया है तो वो फिर आप नहीं पास होंगे। ये ज़हन में रखें। अगर आपने चीज़ को एक्सप्लेन कर दिया है सही, तो आप कभी फेल नहीं होंगे। मैं आपको एश्योरेंस दे रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जिनसे रट्टे नहीं, मैं अगर रट्टे में होता मैं कभी सारी जिंदगी पास नहीं हो सकता, क्योंकि मेरे से तो कभी रट्टा नहीं लगता था। अगर जो चीज़ मुझे आती है ना, वो मुझे कॉन्सेप्चुअल आती है, जो नहीं आती वो मुझे नहीं आती। आई कैन नॉट रिटेन बाय रट्टा, ठीक है। तो आप अगर रट्टे से फंस सकते हैं, आपने रट्टे में अगर कहीं पर उसने कोई दाएं बाएं हुआ, उसने आपसे पूछ लिया और आप ना बता सके, तो वो बैड इंप्रेशन हो जाएगा, ठीक है। तो ट्राई टू, वट एवर यू आर स्पीकिंग आउट, ट्राई टू नो वट इट इज। 10 बातें बताने के बजाय आप 5 बातें बता दें, लेकिन उन 5 बातों में कोई लूज बॉल ना दें कि उस पर छक्का ना पड़े, ठीक है। अगर सिंगल सिंगल पढ़ते जाएंगे कोई मसला नहीं है। प्रॉब्लम उस वक्त होगी जब आपने फुल टॉस दिया और आपको छक्का पड़ गया। समझ आई? तो ये एक बेसिक मैसेज है आप लोगों के लिए। इसी से ही अगला टॉपिक, वैप क्या होता है। और कोई एग्जाम कैंडिडेट है तो प्लीज स्पीक आउट। व्हाट इज वैप? सर मुझे पूछना था एक सवाल कि सर इससे जो है वो एग्जामिनर ECMO तक जा सकते हैं क्या? देखिए मेरी बात सुने, कितनी देर का सिनेरियो है? 5 मिनट का। वो आपसे एक्मो के बारे में क्या, अच्छा एक मिनट यहीं पे मैं आपसे पूछता हूँ, व्हाट इज एक्मो? एक्मो होती क्या है? मैंने सर कभी बस जिंदगी यही में पता है कि मैंने कभी वो जिंदगी में एक्मो नहीं पढ़ा। याद रखें बात, ये मैं अल्लाह को
गवाह बना के कह रहा हूँ कि मैंने कभी जिंदगी में एक्मो का टॉपिक नहीं पढ़ा अलग से, सिर्फ एक एक्मो का कॉन्सेप्ट है। आप बता दें क्या होता क्या है। जी बोले। सर बस ये इतना ही पता है कि कार्डियो रेस्पिरेटरी सपोर्ट सिस्टम है। देखें ना, अब आपने पहले जवाब में ही गलत आंसर दे दिया। ये क्या कार्डियो रेस्पिरेटरी, फिर तो ये बाईपास मशीन हो गई। सर मॉडिफाइड कह सकते हैं, नो, मॉडिफाइड। नो, यही तो इसमें फर्क है कि इसमें सिर्फ देखें, एक याद रखें बात ये। मुझे एक बात बताइए कि कभी कभी अगर मैं कहूँ असिस्टेंट प्रोफेसर एनेस्थीसिया, तो आप क्या कहेंगी? असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन? नहीं ना। यहाँ पर इसके नाम के अंदर कहीं पे कार्डियो सपोर्ट आ रहा है? यहाँ पे आता है एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल मेम्ब्रेन ऑक्सीजनेशन। ठीक है, तो इसके अंदर कार्डिक बाईपास, कार्डिक नहीं होता, इसमें सिर्फ रिस्पिरेटरी होता है। यही फर्क है इसके अंदर और कार्डिक के अंदर, कि इसके अंदर सिर्फ मेम्ब्रेन ऑक्सीजनेशन कर रहे हैं। कोई ऐसा सिस्टम होता है जिसमें लंग्स को हम बाईपास कर देते हैं, ब्लड जाता है एक तरफ से दूसरी तरफ से वापस आता है ऑक्सीजनेट होके। ये होता है एक्मो। समझ आ गई बात? अगर आपने इतना उनको बता दिया कि इट्स 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 अ सिस्टम बाय विच लंग्स आर bypassed and oxygenation is done through extracorporeal system out of the body in vitro. It's the same like bypass except there is no cardiac, heart is pumping by itself. ठीक है, बस इतनी सी बात है इसमें। और इसके ज्यादा वो आपसे क्या पूछेंगे? नाइट्रिक ऑक्साइड का क्या रोल होता है, ये वो पूछ सकते हैं। व्हाट इज नाइट्रिक ऑक्साइड? ये पल्मोनरी वेजोडायलेटर के तौर पे होता है। ठीक है। प्रोनिंग का क्या होता है? प्रोनिंग, वो आपसे प्रोनिंग के क्या रोल होता है? प्रोनिंग का एक दो लफ्ज आने चाहिए आपको, टू द पॉइंट। वहां पे लंबी कहानी सुनाने का टाइम नहीं है। देखें, मैं जी फिर जी सर रिपीट कर ये रहा हूँ, 5 मिनट में वो आपसे कितनी प्रेम कथा सुनेंगे? बताएं मुझे आप। एक टॉपिक के लिए 5 मिनट होते हैं ना मैक्सिमम, जिसमें वो सवाल भी पूछ रहे हैं, आप जवाब भी दे रहे हैं। तो आप लोगों को प्रॉब्लम ये है कि आप लोगों के दिमाग के अंदर ये बात बैठी हुई है कि 75,000 चीजें बतानी है। वो 75,000 चीजों के चक्कर में जो बेसिक चीज है वो भी भूल जाए। ठीक है। प्रोनिंग का क्या एडवांटेज होता है, कोई बता सकता है? जी, आप सब लोगों का भी वाइवा है ना, तो कोई वाइवा आपके अलावा भी कोई बोले प्लीज, या आप ही बोलती जाए, लेकिन खत्म कर ले। नेक्स्ट टॉपिक के लिए कोई रेडी रहे वेब के लिए। जी, सर प्रोन पोजीशन। वीक्यू में जी, करते सॉरी, सर वीक्यू में से इम्प्रूव होता है, कैसे? लंग कंप्लायंस इम्प्रूव नहीं, वीक्यू मिसमैच कैसे इंप्रूव होता है ना? आपने एक जुमला बोला है, उसको कमिट किया, तो उसको बताइए ना। होता है। सर इसमें जो असल में एल्विलाई जो कोलैप्स हुए हुए होते हैं वो प्रोन पोजीशनिंग की वजह से जो है ना, मेरे ख्याल से टाइडल वॉल्यूम सर इक्वली जो है मूव होता है थ्रू आउट द लंग, जिसकी वजह से लंग रिक्रूटमेंट होती है, जिसकी वजह से वीक्यू मिसमैच इंप्रूव हो। एक्चुअली देखिए, मेरी बात सुने। ये है कि ये प्रोन, और ये ऑल्टरनेटिव प्रोनिंग होता है। ये आप ये समझ लें कि आप खातून है ना, तो मैं आपको खातून, आप मुझे एक बात बताएं, आप कबाब तल रही हैं और आप एक ही तरफ से तलेंगी या उसको पलटेंगी? एक तरफ, सर दोनों एक तरफ रख के चलेंगे तो कार्बन बन जाएगा। वो आपका मियाँ नाराज हो जाएगा कि ये तुमने सारा अपना गुस्सा कबाब पे निकाल दिया। तो ये बिल्कुल ये वही वाली बात है। जब आप प्रोन करते हैं तो ये क्या है? ऑल्टरनेटिव, गलत लफ्ज लिख दिया, इंटरमीडिएंट। ठीक है, इंटरमीडिएंट प्रोनिंग होता है ये। तो जब आप उल्टा करते हैं तो वो एल्वुलाई जो पहले रिक्रूट नहीं हो रहे हैं वो रिक्रूट हो रहे हैं। जब आप दूसरी तरफ पलटते हैं तो जो दूसरे एल्वुलाई रिक्रूट नहीं हो रहे होते वो होते हैं। ये एक मकसद होता है, इसे इंप्रूव करती है। ये है इतनी, अगर आपने इतनी बात बता दी ना, यकीन करें आप फेल नहीं होंगे। तो आपका मकसद वहां पर चैंपियन नहीं बनना, आपका मकसद पास होना है। अगर आपने इतनी बात बता दी है, मैं आपको चैलेंज करता हूँ, आपको कोई फेल नहीं कर सकता। इसके अलावा आपने जो मर्जी पढ़ना है पढ़ लें। ठीक है। ये इंटरमीडिएंट प्रोनिंग होती है, वीक्यू मिसमैच होती है, इंप्रूव होती है बाय इंटरमीडिएंट। तो एल्वोलाई विच आर नॉट एरेटेड और नॉट रिक्रूटेड, व्हेन यू टर्न इट, एक्चुअली दे आर रिक्रूटेड, सो इट इंप्रूव ऑक्सीजनेशन। ठीक है, समझ आ गई बात? जी, अब बताएं वेब क्या होता है? एनी कंफ्यूजन अबाउट IRDS?
वो आपसे डेफिनेशन पूछेंगे, रिस्क फैक्टर पूछेंगे, कैसे मैनेज करते हैं, क्या हायर स्ट्रेटजीज, स्पेशल स्ट्रेटजीज कैसे होती हैं, क्या इसकी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। बस ये इसमें ही आपके 5 मिनट पूरे हो जाएंगे, याद रखें। इससे ज़्यादा कोई क्वेश्चन बनता ही नहीं है। जी, अब बताएं वेब क्या होता है। एक एक हैप होता है, एक कैप होता है। ये सारे क्या ABCD, सैप, हैप, कैप, ये क्या चीज़ें हैं? Sir, it is a type of pneumonia. जी Sir, VAP is actually a type of hospital-acquired pneumonia that occurs after 72 hours of mechanical ventilation. नहीं, ये वेप हो गया। ठीक है, तो हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया की एक टाइप है ये। ठीक है, बेसिकली इट्स अ सर कैप इट्स जो है वो कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया है, जो कि जो है वो पैथोजन जो है वो कम्युनिटी से एक्वायर्ड होता है जी और हॉस्पिटल में जो है वो आके हो जाता है। जो हैब होता है वो 24 to 48 आवर्स आफ्टर हॉस्पिटल एडमिशन होता है, और जी वैब जो होता है वो 48 आवर्स आफ्टर जो है मैकेनिकल वेंटिलेशन। और आगे आगे मुकम्मल बात कर लीजिए। ये मैं रट्टे के लिए ऐसे नहीं पूछ रहा। मैकेनिकल स्टॉप कर। वेंटिलेशन एंड इंट्यूबेशन। नो नो नो, सिसेशन के बाद भी हो सकता है। ठीक है, सिसेशन विद इन सम टाइम आफ्टर स्टॉप, आपने पेशेंट को इंट्यूबेट किया था और अब आपने उसको एक्सट्यूबेट कर दिया है, उसके भी फ्यू आवर्स अगर विद इन सर्टन टाइम, अब मुझे ड्यूरेशन भूल गया है, उसके बाद भी होता है, वो भी वैप होगा। समझ आई कि इट इज रिलेटेड टू वेंटिलेटर, इट्स अ गिफ्ट गिवन बाय द वेंटिलेटर। ठीक है, अच्छा मेनली, अच्छा निमोनिया होता क्या है, व्हाट इज निमोनिया? सर इन्फेक्शन ऑफ लंग पैरेन्काइमा। ओके, उससे होता अल्टीमेटली क्या होता है? देखिए सिंपल सी बात है, एक गैस एक्सचेंज होनी है, एक एल्वुलाई है, एक गैस एक्सचेंज होनी है। यहाँ पे कमबख्त आ गए हैं बॉडी तबाही मचाने वाले लोग। वो तबाही मचाने वाले क्या है, इन्फ्लेमेशन है या फ्लूइड है, वो गैस एक्सचेंज नहीं हो पा रही। ठीक है, तो ये नमूनिया है वर्चुअल टर्मिनोलॉजी में। ठीक है, ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि वो कोई आपसे कभी कभी बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि निमोनिया होता क्या है। ठीक है, तो ये और एक ज़हन में रखें, ये जो बचपन से हम लोगों को एक बताया जा रहा होता है ना, डबल निमोनिया, ये डबल निमोनिया कोई चीज़ नहीं होती। हम सब लोगों ने बाहर सुना होगा अपने लेमैन लोगों से, बेचारों से, कि एक डबल निमोनिया भी होता है। तो डबल निमोनिया कोई चीज़ नहीं होती। एम आई राइट? अच्छा, अब बताइए, वैप की आपने डेफिनेशन बता दी, इसके कोई क्राइटेरिया होते हैं, वो कोई नाम आपसे पूछ सकते हैं, कोई होते हैं क्राइटेरिया इसके? अर्ली ऑनसेट होता है और लेट ऑनसेट वैप होता है। अर्ली ऑनसेट विद इन 3 to एक 5 सेकंड, डेज होता है और एक आफ्टर सेकंड, एक सेकंड, एक अर्ली ऑनसेट होता है, एक लेट ऑनसेट होता है, एक ये क्राइटेरिया होता है। उसके बाद एक और भी कुछ नाम भी होते हैं, एक जोहान्स क्राइटेरिया होता है। ठीक है, और एक पता नहीं CIP या CPA समथिंग इस तरह करके कोई नाम होता है ना। तो ये कभी कभी वो लोग आपसे तंग करने के लिए वो आपसे ये पूछ सकते हैं। ठीक है, ये आप देख लीजिएगा, मुझे भूल गया इसमें। अर्ली ऑनसेट और लेट ऑनसेट के अंदर बेसिक, क्रिटिकल पल्मोनरी इमर्जेंसी जी, तो ये मेरे CIP कहते हैं उसको, CPIS। CPIS। ठीक है, तो ये आपसे पूछ यस। सकते हैं। अच्छा, उसके बाद जो है अर्ली ऑनसेट और लेट ऑनसेट, क्योंकि मैं थोड़ा सा आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें कवर कराना चाह रहा हूँ, तो आप पढ़ लें इसके बैक्टीरिया, वो रट्टे मारने वाली चीज़ है, वो आप उसको देख लें। अच्छा, यहाँ पर वो आपको कंफ्यूज करने के लिए, तंग करने के लिए, वो आपसे एक क्वेश्चन, जोहान क्राइटेरिया और ये CPIS तो आप बता देंगे। मेनली इसके अंदर जो बात रखने वाली बात क्या है, कि इसके अंदर भी एक तो ऑनसेट का ड्यूरेशन है। ठीक है, नमूनिया डेवलप हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ लंग इनफिल्ट्रेट्स, दो चीजें हो गई। तीसरी चीज क्या हो गई, आप उसका बैक्टीरिया के बारे में बात कर सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर वो पुरुलेट स्पुटम होता है। तो जितने भी क्राइटेरिया होंगे ना, और फिर उसके बाद WBC काउंट बढ़ रहा होगा, और साथ SIRS के कोई साइन सिम्टम होंगे। ठीक है, SIRS क्या होता है?
जी। SIRS क्या होता है? जी। बहुत आसान सवाल है भाई, ये कौन सा मुश्किल सवाल है? सर ये सिस्टेमिक इंफ्लेमेटरी रिस्पांस सिंड्रोम। सिंड्रोम, ठीक है। अब तो एक SIRS स्कोर भी आया हुआ है मुझे यार, ये तो हम लोगों के बाद पता नहीं हर चौथे दिन एक नई चीज़ निकाल लेते हैं। और एक्चुअली मैं आई एम सॉरी, क्योंकि मैं ना, मुझे जो भी याद है मैं प्रीवियस आपको नॉलेज पे बता रहा हूँ, क्योंकि एक्चुअली इन सऊदी अरेबिया आई एम नॉट वर्किंग इन ICU सिंस लास्ट 10 years। सिर्फ कोविड के दिनों में मैंने कोई 2-3 महीने काम किया था ICU में, लेकिन क्योंकि यहाँ पे सऊदी अरब में एनेस्थीसिया एंड ICU सेपरेट, तो आई हैव नो रिलेशन व्हाट्सएवर नाउ इन ICU। तो इसलिए मुझे ICU में मैं थोड़ा सा शेकी होता हूँ, क्योंकि मुझे चीज़ें याद वाद नहीं है। जो पहले की पढ़ी हुई है, कोई बेसिक कॉन्सेप्ट है वही मुझे याद है, इसलिए रट्टे वाली चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी, लेकिन मैं आपको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा दे सकता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। तो ये वो आपसे सवाल पूछते हैं, और यहीं पर वो आपसे ना एक पूछ सकते हैं कि कैसे आप प्रोग्नोसिस देखते हैं एक पेशेंट का सेप्सिस, सॉरी, वैप के, कैसे आप कहेंगे कि इस पेशेंट में कैसा प्रोग्नोसिस होगा? प्रोग्नोसिस के लिए कोई टूल होते हैं? क्या क्या बता सकते हैं आप इस वक्त? सर सीरम लैक्टेट लेवल्स, CRP और अच्छा देखिए, अब आप W। इसमें मिस कर रही हैं। मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, मैंने आपको टूल का नाम लिया है, इसका मतलब है कि कोई ये कोई तबाही किस्म की सर चीज ये होनी है ना। CPIS स्कोरिंग होती है, अगर ये ग्रेटर देन 6 होती है तो फिर एंटीबायोटिक चेंज करनी होती है। ऑन द थर्ड डे हम ये जो है वो असेस करते हैं, और एक अगर मिनट। ये 3 से कम हो जाता है तो इट मींस दैट हम्म, इट इज ये रिस्पोंडिंग टू द एंटीबायोटिक दैट वी अच्छा, आर गिविंग। देखें, मैं आपको हिंट दे रहा हूँ यार, ICU स्कोरिंग सिस्टम याद नहीं है आपको? एक दो नाम ले लेना, एक दो नाम कौन कौन से होते हैं? एक सोफा होता है, एक क्यू सोफा होता है, ठीक है, एक जो अपाची होता है, ये सारी चीजें नहीं होती? एक्यूट फिजिकल एंड क्रॉनिक हेल्थ एवेल्युएशन, सिक्वेंशियल ऑर्गन फेलियर असेसमेंट, क्विक सोफा। क्विक सोफा और सोफा में क्या डिफरेंस होता है? ये टूल्स देखें, याद रखें बात, हमेशा जब भी मरीज ICU में जाता है ना, तो एक चीजें उससे होती हैं स्पेसिफिक, जैसे आप जो CPIS बता रही है ना, या आप जोहान्स क्राइटेरिया है, या ये हो गए हैं स्पेसिफिक। जैसे इसकी एग्जांपल क्या है, जो पैंक्रियाटाइटिस होता है ना, पैंक्रियाटाइटिस के अंदर वो रेंसन्स होता है, और एक पता नहीं वो, एक वो CT वाला होता है, और एक और भी तीसरा भी कोई होता है, मुझे नाम भूल गया। 3 होते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो वो हो गया इसके स्पेसिफिक स्कोर, ठीक है। और एक जनरलाइज, अगर आपसे उन्होंने प्रोग्नोसिस का है ना लफ्ज, तो आप इस तरह बात कर सकते हैं कि जो प्रोग्नोसिस होता है उसके अंदर एक जनरलाइज टूल्स होते हैं फॉर एनी पेशेंट इन ICU, और एक उसके स्पेसिफिक टूल्स होते हैं जैसे कि CPIS। तो ये वो हो सकता है कि उनकी की के अंदर ये बात लिखी हो कि इसको वो आते, और अगर उन्होंने, आप इससे ज़्यादा डिटेल ना बताएं, सिर्फ आप उनको एक फीलर दें कि एक जनरलाइज कोर्स होते हैं, जनरलाइज उसकी प्रोग्नोसिस होती है, जो उसके वाइटल्स होते हैं, पेशेंट कितना सिवियर कार्डियो रिस्पिरेटरी कॉम्प्रोमाइज में है, उसको हाई वेजोप्रेशर्स चल रहे हैं, उसको मल्टीपल एंटीबायोटिक्स चल रही हैं, ये सारी चीज़ें एक्चुअली उसका आपकी प्रोग्नोसिस को बता रही हैं, ठीक है। और कुछ उसके अंदर फिर स्कोरिंग सिस्टम्स डिवाइस्ड हैं जो आपको बताते हैं। क्यू सोफा और सोफा का अगर आपसे वो डिफरेंस पूछते हैं ना, इसमें कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं होती, ठीक है, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन में डिले होता है। इसके अंदर मेरे ख्याल से कुछ इन्वेस्टिगेशंस भी शामिल होती हैं, पता नहीं वो बिलिरुबिन होता है, और इसमें मेरे ख्याल से कोई रीनल एंजाइम्स होते हैं, मुझे भूल गया अब इस वक्त, मुझे ज़बानी याद नहीं है सोफा स्कोर, लेकिन हर सिस्टम में से एक एक चीज़ को वो निकालते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर इन्वेस्टिगेशंस नहीं होती, सो क्यू क्यू सोफा में, ये तो मुझे पता है कंफर्म, ठीक है। तो आप अपाची स्कोर को जस्ट आप देखें, उसकी डिटेल्स आपसे ये नहीं हो सकता कि वो आपसे पूरा वाइवा अपाची पे हो, ठीक है, सिर्फ ICU स्कोरिंग सिस्टम पर हो सकता है। तो उसके अंदर भी आप तरतीब से बता सकते हैं उनको चीज़ों को, कि एक स्पेसिफिक स्कोर्स होते हैं, ये बेसिकली एक टॉपिक साथ कवर हो रहा है आपका वेब के ज़रिए। तो आप वहाँ पर प्रेज़ेंटेशन आपने अच्छी की है, तो आपके लिए चीज़ें आसान हो जाएँगी, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड। अच्छा, फिर अब आपने एक पेशेंट को इंट्यूबेट कर दिया है, ठीक है, फॉर ARDS,
या फॉर एनी रीजन, अब आपने उसको वैप से प्रिवेंट करना है, तो वैप की प्रिवेंशन के लिए क्या क्या चीजें होती हैं, कैसे आप प्रिवेंट कर सकते हैं? कोई बंडल्स होते हैं इनको, सर वैप वेब बंडल्स? केयर बंडल होता है। जी, ठीक है। जी सर, उसमें क्या? जिसमें जो है वो हेड ऑफ द बेड जो है वो एलिवेट करके रखते हैं 30 डिग्री एटलीस्ट। सिडेशन ब्रेक्स देनी होती है, और उसमें हाइजीन, ओरल हाइजीन का ख्याल रखना होता है, और पेप्टिक अल्सर प्रोफाइलैक्सिस करना। एक इसमें कुछ पोजिशनल्स होते हैं, कुछ फार्माकोलॉजिकल होते हैं, और एक कोई और भी चीज होती है, या मुझे याद नहीं आ रहा। ये जो आपने बताया ना, ये जो पोजिशनल के अंदर आपका ये भी है, प्रोनिंग भी इसी के अंदर आती है। प्रोनिंग से वैप की भी प्रिवेंशन होती है। फिर उसके बाद सक्शनिंग होती है, ठीक है। सुप्राग्लॉटिक्स में सक्शनिंग आपने करनी है, इसलिए जो जो अच्छी कंपनीज की एंडोट्रिकल ट्यूब्स होती है ना, उसमें पोर्ट होता है सुप्राग्लॉटिक सक्शनिंग के लिए, ठीक है। और सेडेशन ब्रेक जैसे आपने बताया है, न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स आप ना यूज़ करें, ठीक है। और जो सेडेशन स्केल्स हैं, उनके हिसाब से आप उसको सेडेशन दें। कौन सा होता है सेडेशन स्केल आईसीयू में यूज़ करते हैं जो? रैस। रैस तो एजिटेशन के लिए होता है। एक रैस होता है, रेचमैन रामजे एडिशन, रामजे सेडेशन स्कोर। रैमसे सिडेशन के लिए होता है, ठीक है। तो रैमसे स्केल आपको पता होना चाहिए, रैमसे सिडेशन का स्केल आपको पता होना चाहिए। एक और भी होता है, कैम आईसीयू, मुझे याद आ गया, कैम आईसीयू, डिलीरियम। ये डिलीरियम के लिए ये रास Delirium। और कैम आईसीयू होता है, ठीक है। और उसके बाद जो वो आप, क्योंकि देखें, याद रखें बात कि वहां पर अगर आपने आपने जहन में ये रखा कि वो आपसे सिर्फ वैब का कोई आर्टिकल पूछ रहे हैं, या वो आपसे वैब का किसी किताब में से लिखी हुई कोई चीज पूछ रहे हैं, तो हो सकता है कि उन्होंने ऐसा ही बनाया हुआ हो। लेकिन रियलिटी ये है कि आप अपने आप को मेंटली प्रिपेयर रखें कि हो सकता है कि वो कोई साइड दाएं बाएं की चीज पूछ रहे हैं। समझ आई? दाएं बाएं की चीजें वेरी इंपॉर्टेंट, कभी भी ना भूलें दाएं बाएं की चीजों को, क्योंकि इसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा चीजें होती हैं कि तमाम जो आप तमाम के अंदर बोल सकते हैं। जितनी लाइंस डली हुई है ना, उनकी केयर है, ठीक है। ग्लाइसीमिक कंट्रोल है, ठीक है। उसके बाद आपका डीवीटी प्रोफाइलैक्सिस है। वो क्या होता है, एक फार्मूला होता है ना, फास्ट हग, वो आप अपने जेहन में रख के बोलते जाएं, फास्ट हग, ठीक है। तो वो आप अपने बैकग्राउंड में चीजें बता सकते हैं। ये आप, जरूरी नहीं है कि आप फास्ट हक का फार्मूला बना के बोले, आप उनको अदर देन दैट भी, क्योंकि वो इट विल बी अ गुड इंप्रेशन, इट विल बी अ गुड इंप्रेशन कि आपको सिस्टमेटिकली चीज़ों का पता है कि लाइंस का है। अगर आप कोशिश करें कि बहुत ज़्यादा हाई डोज वाइजोप्रेसर्स ना दें, एक्स्ट्रा एंटीबायोटिक्स ना दें, एंटीबायोटिक्स जो है वो कल्चर डायरेक्टेड आपकी एंटीबायोटिक्स हों, एम्पेरिकल थेरेपी से आप स्टार्ट करें, और उसके बाद जो है वो आप कल्चर के हिसाब से आप उसकी एंटीबायोटिक्स दें, ठीक है। तमाम जो जो सिलेक्टिव गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिकंटामिनेशन है वो आपकी हो, ठीक है। फास्ट हग के होता है ना, कोई बता सकता है क्या फार्मूला होता है? मुझे पता नहीं, फीडिंग होता है, सिडेशन होता है, थ्रोम्बोप्रोफाइलेक्सिस होता है, एनाल्जेसिया। एनल्जीजिया, यस एनल्जीजिया। जी से ग्लाइसीमिक कंट्रोल है, यू से क्या है? अल्सर प्रोफिलैक्सिस। अल्सर, अल्सर, ठीक है। और एच से क्या होता है, हीमोडायनेमिक होता है, या एच से कुछ और होता है? फास्ट हग पीरियड। ठीक है। तो बेसिकली ये इसके अंदर चीजें हैं। बाकी आप वो वेब बंडल्स एग्जैक्ट आपको पता होना चाहिए। मुझे अब जबानी इस वक्त याद नहीं है वेब बंडल्स, लेकिन बेसिकली यही सारी चीजें होती हैं। पता नहीं, एक को वो मैंने आपको सिलेक्टिव डाइजेस्टिव ट्रैक्ट डिकंटामिनेशन, एक अच्छा न्यूमाइसिन भी देते हैं, ठीक है। न्यूमाइसिन इस पर्पस के लिए दिया जाता है। फिर उसके बाद हाँ, एक आपका होता है प्रोकाइनेटिक एजेंट्स, ठीक है। प्रोकाइनेटिक एजेंट्स होते हैं। फिर उसके बाद एक इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशन के रेफरेंस से क्या होता है कि एंट्रल न्यूट्रिशन इज बेटर, ठीक है। क्योंकि एंट्रल न्यूट्रिशन देंगे तो बैक्टीरिया की ओवर ग्रोथ नहीं होगी, तो उसकी वजह से सेप्सिस में जाने के चांसेस कम होंगे। अगर आपने एंट्रल न्यूट्रिशन के बजाय टीपीएन डाल दिया है, और टीपीएन से आपको ज़्यादा प्रॉब्लम्स होंगी, ठीक है। उसके उसके बाद जो है, जब आपने न्यूट्रिशन स्टार्ट करनी है, तो आपको प्रॉपरली आपने कैलोरीज को कैलकुलेट किया। उसके बाद आपने क्या किया, आपने जो है वो पहले आपने उसकी देखी कि उसको टॉलरेंस कितनी है,
किस तरह वो टॉलरेट कर रहा है। तो आपने डायरेक्टली बहुत ज़्यादा नहीं शुरू कर देना है, फिर आपने उसको एस्पिरेशन करके देखना होता है कि कितनी एस्पिरेट आ रहा है। फिर एक और इसमें न्यूट्रिशन के रेफरेंस, क्योंकि ये सारी चीज़ें एक्चुअली वैप के प्रोफाइलैक्सिस में भी हैं कि अगर आप देंगे ना बोलिसिस में, तो बोलिसिस वर्सेस इन्फ्यूजन, तो इन्फ्यूजन इज बेटर, ठीक है, इन्फ्यूजन इज बेटर, ठीक है। और उसके बाद आपको अगर ज़रूरत पड़ती है तो आप उसमें प्रोकाइनेटिक एजेंट आप उसमें ऐड करेंगे, प्रोकाइनेटिक एजेंट्स, ठीक है। कौन कौन से प्रोकाइनेटिक एजेंट होते हैं? एक मेरे ख्याल डोमपेरिडोन होता है, एक Metoclopramide, erythromycin, NG tablet. सिसाप्राइड होता है, एरिथ्रोमाइसिन होता है, ठीक है। तो ये आपको ना तरतीब पता होनी चाहिए। जो जर्नल केयर है उसके अंदर ये सारी चीजें हैं कि आपने लाइंस को केयर किया, फिर उसके बाद आपने ओवर सिडेशन या ओवर जो है वो उनसे अवॉइड करना है। आपने उसके इलेक्ट्रोलाइट्स को इम्बैलेंस को जो, हाँ, फिर आप ये भी साथ बोल सकते हैं कि जितनी भी चीजें जो फेलियर ऑफ वीनिंग के जो जो चीजें हैं ना उनको आपने अवॉइड करना है। जैसे उसमें कौन सा इलेक्ट्रोलाइट जो नॉर्मली हम नहीं देखते, वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वीनिंग में, वो कौन सा इलेक्ट्रोलाइट होता है? Potash, phosphorus, Phosphate. phosphate. ठीक है, फॉस्फेट सबसे बड़ा कल्प्रिट होता है जो कि अनडायग्नोज अक्सर रह जाता है, क्योंकि नॉर्मल एबीजीज में भी नहीं आता। तो जब तक आप उसके फॉस्फेट लेवल्स अलग से नहीं करवाएंगे तो आपको नहीं मिलेगा। वीनिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। फिर उसके बाद जो है इम्पोर्टेंट इसमें बात ये होती है कि आपकी जो है ना ऐसे एजेंट्स के जिनका बहुत ज़्यादा हैंगओवर हो, ठीक है, तो वो भी वीनिंग में आपको हिंड्रेंस करेगा। इसलिए प्रेसिडेक्स इज बेटर, डेक्समेडिटोमिडीन, क्योंकि इससे रिस्पायरेटरी डिप्रेशन नहीं होता, ठीक है। तो अगर आपने फेंटानिल बहुत हाई डोज में दे रहे हैं तो फेंटानिल इनिशियली तो उसका होता है, लेकिन बाद में उसकी जो टर्मिनल हाफ लाइफ होती है ना वो इक्वल टू मॉर्फिन होती है तकरीबन, ठीक है। Context तो sensitive half time ज़्यादा। कॉन्टेक्ट सेंसिटिव हाफ लाइफ जो होती है, नहीं, कॉन्टेक्ट सेंसिटिव हाफ लाइफ, हाँ ओके, वो आप कॉन्टेक्ट सेंसिटिव हाफ लाइफ भी कर सकते हैं इसको रेफरेंस से, लेकिन ये क्योंकि यहाँ पे तो प्रोलॉन्ग चल रही होती है ना, तो उसकी टर्मिनल हाफ लाइफ क्या कॉन्सेप्ट भी आप सेम रखें, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो गई आईसीयू के अंदर ना। तमाम जो भी टॉपिक आए ना, ये बातें आपने कभी भी नहीं भूलनी। अच्छा, कमिंग बैक टू वैप, वैप को डायग्नोज, एक तो उसके जो क्राइटेरियाज होते हैं वो होते हैं जो इसको डायग्नोसिस के लिए जो आपको पता होना चाहिए ना, कि वो उसकी जो कॉलोनीज होती हैं, वो कॉलोनीज मेरे से एक वाइवे में वे बैक ईडीए के वाइवे में उन्होंने इवन कॉलोनीज पूछी थी कि कितनी कॉलोनीज होती हैं, कैसे क्या क्या तरीके होते हैं वह, ये जो स्पुटम का जो करते हैं उसमें क्या क्या लेवल ऑफ सेंसिटिविटी किस तरह होती है, सबसे ज्यादा सेंसिटिव कौन सा होता है, उसको क्या कहते हैं? तो ब्रोंकियल ब्रशिंग्स होती है। स्पेसिमन ब्रशिंग, वो क्या कहते हैं उसको, जो बिल्कुल वहां से ब्रशिंग्स ली जाती हैं। ब्रोंकुलर एल्वोलर लिवाज जो है ना वो इतना सेंसिटिव नहीं है, ठीक है। जो स्पेसिमिन जो ब्रशिंग, उसके लिए एग्जैक्ट लफ्ज आप देख लीजिएगा अगर मैं गलत लफ्ज ना बोल रहा हूँ, जो एग्जैक्ट जो होती है ना वो जो उसको वहां से जिस जगह पे इन्फेक्शन लग रहा है ब्रोंकोस्कोपी के जरिए ना, तो वो जो स्पेसिफिक होती हैं वो सबसे ज्यादा स्पेसिफिक होती हैं। उसके बाद ब्रोंको एल्वुलर लिवाज होता है और उसके बाद जो नॉर्मल स्पुटम का एनालिसिस होता है, ठीक है। और जब भी स्पुटम का किया जाता है ना तो आमतौर पे और कौन से कल्चर्स भेजे जाते हैं, आप यूरिन का कल्चर भेज सकते हैं, अगर कोई लाइंस हैं तो लाइन की टिप का आप कल्चर भेज सकते हैं, ईटीटी का कल्चर भेज सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें आपके दिमाग में होनी चाहिए कि जब भी आप उसकी प्रिवेंशन या आप उसकी मैनेजमेंट बता रहे हैं तो जहाँ पे कल्चर्स का जिक्र आए ना तो और ब्लड भी है, सॉरी, तो ब्लड कल्चर के अलावा आपकी ये 4-5 कल्चर्स के आप जहन में नाम रखने हैं अपने बात, ठीक है। इसके अलावा अगर कोई स्पेसिफिक अगर कोई वूंड इन्फेक्शन है तो वूंड का भी आप कल्चर भेज सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये इट्स पार्ट ऑफ योर मैनेजमेंट, ठीक है। उसके बाद और क्या चीज़ें हो गई, बाकी देखें, बाकी सारी कॉमन चीज़ें हैं। आपको एंटीबायोटिक मेनली पता होनी चाहिए कि एंटीबायोटिक्स कौन कौन सी दी जाती हैं, ग्राम नेगेटिव के लिए कौन सी होती है, ग्राम पॉजिटिव के लिए कौन सी होती है, एमआरएसए के लिए कौन सी होती है, और पता नहीं और बहुत बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज जो होती हैं वो कुछ दफ़ा कोई कोई जो बहुत बड़े बड़े ट्रायल्स है ना, मुझे अब याद नहीं है कुछ भी, लेकिन कोई अगर कोई इसका बड़ा बड़ा कोई मोटे मोटे कोई ट्रायल्स है ना,
तो उनका एटलीस्ट आपको नाम पता होना चाहिए, क्योंकि वो एक क्वेश्चन वाइवे के अंदर होता है न्यू डेवलपमेंट्स में से, ठीक है, न्यूअर स्ट्रेटजीज या न्यूअर डेवलपमेंट्स में से। तो आपको उस पर कोई फेल नहीं करेगा आपको, लेकिन अगर आप वो बताएंगे तो आपका बहुत अच्छा इंप्रेशन होगा और आपके बाकी सवालों में आपके मार्जिन हो जाएगा। आईसीयू का जो होता है ना वाइवा, वो आपका बहुत ज्यादा, मैं खुद आईसीयू में एक दफा गया था तो मेरे से आईसीयू एडमिनिस्ट्रेशन पूछा था, तो मेरे उस वक्त दादा अबू को भी नहीं पता था कि आईसीयू एडमिनिस्ट्रेशन भी कोई चीज होती है। वो कमबख्त वो उसके अंदर के सॉकेट्स कितने होते हैं और साइज कितना होता है बेड का, और कितना फासला होना चाहिए और कितनी ह्यूमिडिटी होनी चाहिए और कितना मैं उनको मुस्कुरा के देखने लगा कि सर क्या मजाक कर रहे हैं आप मेरे साथ। तो वो वाइवा वहां से ऐसा मेरा स्टार्ट हुआ कि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत इज्जत अफजाई के साथ में फेल हुआ था, ठीक है। तो ये आईसीयू इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आईसीयू के टॉपिक्स को आप बिल्कुल फोरगो ना कीजिएगा। आईसीयू के टॉपिक्स कोई भी नहीं छोड़ने, कोई भी ऐसा टॉपिक, इवन एक जमाने में हमारी दफा एक आया था 2012 का एनेस्थीसिया अपडेट, एनेस्थीसिया अपडेट था, और आज तक वो उसके अंदर जो टॉपिक्स है ना वो अनमोल हैं। आप उसके अंदर से जो नई रिकमेंडेशंस है उनको हटा दें, वो अभी भी आप पढ़ेंगे तो मैं आपको मैं रिकमेंड करूंगा कि वो आप जरूर, हालांकि वो बहुत पुराना है, लेकिन उसके अंदर जो चीजें टॉपिक्स लिखे हैं, जैसे उसके अंदर एक टॉपिक लिखा हुआ है स्नेक बाइट, तो वो स्नेक बाइट के बारे में भी क्वेश्चन आ चुका है, टेटनस के बारे में भी क्वेश्चन आ चुका है, ये सब उसके अंदर लिखे हुए हैं। तो आप उसमें से आप देख सकते हैं। वैसे तो ये है कि रीसेंट आर्टिकल्स आप देखें तो रीसेंट आर्टिकल्स में आपको वो चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। तो और कौन से आईसीयू के टॉपिक पढ़े हैं आप लोगों ने? मेरा ख्याल है कि आईसीयू से हम बाहर आते हैं फायजा। इसके अलावा आईसीयू का कोई अगर टॉपिक है ना तो वो भी हम डिस्कस कर सकते हैं बाद में, ठीक है। जी सर। कोई फायदा हुआ है या नहीं फायदा हुआ है? अच्छा, तो अच्छा, कमिंग बैक टू सम सिनेरियो बेस्ड, और जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, जो एक कॉमन मैं आपको बताता हूँ, ऑप्टिमाइजेशन का एक वर्ड आता है, ठीक है। एक ऑप्टिमाइजेशन का वर्ड आता है और एक चीज़ आती है कि इंट्रा ऑपरेटिव जो पॉइंट ऑफ केयर टेस्टिंग होती हैं या मैनेजमेंट होती है, जो एक्टिव मैनेजमेंट्स होती हैं, ठीक है। तो इनके अंदर ना जो ऑप्टिमाइजेशंस जो आपको पता होनी चाहिए, एक आपको सीओपीडी की ऑप्टिमाइजेशन पता होनी चाहिए, एस्थमा की ऑप्टिमाइजेशन पता होनी चाहिए प्री ऑपरेटिवली, और आपको जो है ना क्या उसको कहते हैं, हार्ट फेलियर की क्या ऑप्टिमाइजेशन होगी, ठीक है। इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन है, उसकी क्या ऑप्टिमाइजेशन होगी। उसके बाद आपका कोई भी एक पेशेंट डिहाइड्रेटेड, ये बेसिकली इसी की कॉन्टिन्यूएशन है कि एक पेशेंट डिहाइड्रेटेड है बहुत ज़्यादा, उसकी कैसे ऑप्टिमाइजेशन होगी। हाई ब्लड प्रेशर है, उसकी कैसे ऑप्टिमाइजेशन होगी। अच्छा, उसके बाद हाई ब्लड शुगर है, उसकी कैसे ऑप्टिमाइजेशन होगी। क्या इलेक्ट्रोलाइट एंड एमरजेंसी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है, तो आपको मोटा मोटा सबका पता होना चाहिए कि उसकी आमतौर पे अगर डेफिसिट है तो आपको इसको कैलकुलेशन करते हैं कि कितना आपका उसकी वो कैलकुलेशन के फार्मूलाज होते हैं, और उसके बाद आपने कितना फास्ट उसको रिप्लेस करना है, क्या उसकी लिमिट क्या है। अगर फास्ट करेंगे तो क्या होगा, मतलब फास्ट का मतलब है कि कितने ड्यूरेशन में आपने करना है, कितनी कितनी आप स्पीड से उसको कर सकते हैं। तो आपको पोटेशियम का पता होना चाहिए, सेंट्रल लाइन से कितनी स्पीड पे दे सकते हैं, पेरिफेरल लाइन से कितनी स्पीड पे दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है आपकी कौन सा फ्लूइड देना है रिप्लेसमेंट के लिए, ठीक है। तो आपको फ्लूइड की चॉइस, कितने आपने कैसे उसकी डेफिसिट को कैलकुलेट करना है, डेफिसिट को या एक्सेस को, वट दोनों साइड्स पे ही हो सकता है, और फिर कैसे उसको मैनेज करना है। हाँ, अच्छा, ब्लड शुगर के ऊपर थोड़ा सा मजीद डिटेल। ब्लड शुगर के बारे में एक बड़े कन्फ्यूजन होती हैं जी, क्या करना है। एक पेशेंट है, डायबिटिक पेशेंट है, तो उसका इंट्रा ऑपरेटिव जो पेरी ऑपरेटिव मैनेजमेंट कैसे होगी, पेरी ऑपरेटिव मैनेजमेंट ऑफ अ डायबिटिक पेशेंट। जी, कौन बताएगा ये? जी, पहले तो बात ये कि एक्यूट इमरजेंसी डायबिटिक की कौन कौन सी होती है। एक हो गया हाइपोग्लाइसीमिया, डीके, डीके हो गया, और हाइपर 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 ऑस्मोलर नॉन नॉन। कीटोटिक डायबिटिक, ठीक है। तो हाइपोग्लाइसीमिया लोग भूल जाएंगे, क्योंकि ये डीके और हाँ ये ज़्यादा याद रहेगा, हाइपोग्लाइसीमिया का नाम ही आपको एनजाइटी में भूल सकता है। तो इसलिए मैं आपको ये मशवरा दूंगा कि आप हाइपोग्लाइसीमिया पहले बोल दें,
ताकि भूले नहीं। ठीक है, एक्यूट इमरजेंसीज जो हैं वो डीके होती है, ये हाइपर ऑस्मोलर नॉन कीटोटिक होती है। जो हाइपोग्लाइसीमिया होगा ना, तो उसमें अंदर बेसिकली आपने लेवल आपने उसका देखना है, और आपके पास या 50% होगा या 25% होगा। ठीक है, मेनली तो इसके अंदर आपकी जो साइन सिम्टम्स क्या होते हैं ये आपको पता होने चाहिए मोटे मोटे। ठीक है, और उसके बाद जो है 50% मीन्स 500 मिलीग्राम पर ml। तो यूजुअली इससे कितनी ब्लड शुगर बढ़ेगी एक एडल्ट में 1 ml से? Sir, 50 to 55 mg per day. नहीं नहीं, 1 ml से। 1 ml से 2। ठीक है, 50% से 2 होगी और 25% से 1 होगी। 1 ml से 2 mg per dl। ये कंफर्म कर लें, या मैं आपको बताते ही मैं कंफ्यूज हो गया हूँ। या ये 1 होता है या ये 2 होता है। 50% से मेरे ख्याल 2 होती है और 25% से 1 होती है। ठीक है, ये इसको आप फिर भी रिकन्फर्म कर लेंगे क्योंकि मुझे थोड़ी सी इसमें कंफ्यूजन आ रही है। ठीक है, तो ये बेसिकली होता है, और ये इरिटेंट होता है। ये इतना कॉन्सेंट्रेटेड फ्लूइड होता है, इसलिए आपने इसको ध्यान से देना होता है। बहुत अगर आप अब एक पेशेंट में देंगे तो पेशेंट को बहुत पेन होगी, तो आपने ध्यान से देना है इसको। ठीक है, ये चीज़ हो गई। अच्छा, अब आ गया आपका डीके। तो डीके के अंदर मेन प्रॉब्लम क्या होती है? डीके में अगर आपसे पूछे कि, डिहाइड्रेशन। वेरी गुड, डिहाइड्रेशन। एक डिहाइड्रेशन होता है, एक आपका हाइपरग्लाइसीमिया होता है। ठीक है, और हाइपरग्लाइसीमिया की वजह से जो है वो आपकी जो है ना मजीद डायूरेसिस हो रही होती है। तो ये एक विशियस साइकिल चल रही होती है। अच्छा, उसके बाद आपने इसकी जब थेरेपी करते हैं ना, तो आपने एक तो डिहाइड्रेशन को करेक्ट करना होता है, तो वो आपने नॉर्मल सेलाइन से शुरू करना होता है। फिर उसके बाद जब आप इसकी इंसुलिन शुरू करते हैं, वो यूजुअली 0.1 यूनिट पर केजी पर आवर। फिर आप उसका 30 मिनट्स टू 1 आवर आप उसको करते हैं, और आप इसकी ग्रेजुएट। फिर उसके बाद जो दूसरी जब भी इंसुलिन होता है ना, तो इंसुलिन पोटेशियम को डंडे मार के अंदर भेज देता है सेल्स के। ठीक है, तो हाइपोक्लीमिया हो जाता है। तो हाइपोक्लीमिया को आपने बेसिकली करना होता है, लेकिन इसके अंदर शर्त याद रखें कि जब तक यूरिन आउटपुट ना आए तब तक आपने पोटेशियम नहीं देना। जब यूरिन आउटपुट आना शुरू हो जाएगा तब आपने पोटेशियम ऐड करना है। ठीक है, ये एक इसकी जनरल मैनेजमेंट है। प्लस डीके के अंदर नेवर, वेरी इंपॉर्टेंट, जब भी कोई भी आप क्रिटिकल इमरजेंसी बता रहे हैं ना, तो आपने एबीसी का लफ्ज नहीं भूलना। कल मैंने एक सेशन लिया था जो अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों में से किसी ने भी अटेंड नहीं किया अल्लाह के फजल से। उसके अंदर मैंने एबीसी को बहुत डिटेल से एक्सप्लेन किया था। अगर आप मुनासिब समझे तो सुन लीजिएगा, आपको फायदा होगा। बहुत ही बेसिक चीजें थी, मगर वो आपसे वाइवे में आपको पता होनी चाहिए। एबीसी आपको एयरवे ब्रीदिंग सर्कुलेशन के रेफरेंस से, और फिर उसके बाद आपने ट्रीट द कॉज। ठीक है, तो ट्रीट द कॉज आपका इसके अंदर आपकी जो इन्फेक्शन यूजुअली अगर हुआ है, ट्रिगर जिसने किया है, तो आपको इन्फेक्शन को के लिए एंटीबायोटिक्स का लफ्ज जरूर बोलना है। प्लस आप जेन में ये बात ना भूलें कि इस पेशेंट को वैप भी हो सकता है, इस पेशेंट को एआरडीएस भी हो सकता है, इस पेशेंट को सेप्सिस भी हो सकता है। तो आपने ये लफ्जों को भूलना नहीं है। ये भूलना जाएंगे ये तो टॉपिक क्योंकि नहीं पूछा, तो इसलिए ये कहाँ से आ गया? सर उन्होंने सेप्सिस थोड़ी पूछा था। आप ये बोलेंगे ये पेशेंट सेप्सिस में जा सकता है, ये पेशेंट एआरडीएस में जा सकता है, ये पेशेंट को वैप हो सकता है, तो आपने ध्यान करना है। आप सारी चीजें वहीं से एहतियात करनी शुरू कर देंगे ना, कि इस पेशेंट को अगर इंटुबेशन की नौबत आती है तो आपने क्या एहतियातें करनी है। आपको सिर्फ एक फील देना है कि यार ये बंदा रट्टा तोता नहीं है, इसको कॉन्सेप्ट क्लियर है। इस पेशेंट में सेप्सिस हो सकता है ना, तो आप सेप्सिस के बंडल भूले नहीं, यहाँ पर आपने फौरन बताना है कि क्योंकि इसके ना अक्सर इन्फेक्शन है तो सेप्सिस क्या होगा, तो फौरी तौर पे आपने सेप्सिस बंडल का नाम लेने। फौरी तौर पे क्या कुछ करते हैं, उसका कल्चर लेते हैं, उसको एंटीबायोटिक गिव देते हैं, उसको फ्लूइड थेरेपी देते हैं, और क्या करते हैं? सर लैक्टेट लैक्टेट लेवल्स पे लैक्टेट बढ़ाते हैं, अर्ली लैक्टेट ड्रॉप एंटीबायोटिक करके मार्किंग दे देते हैं, गोल्डन आवर। कंट्रोल एंटीबायोटिक। करते हैं, जी, और ये मैंने आपको फ्लूइड बता दिया। रिसेस करते हैं 30 ml पर केजी से, और जी, अगर फिर भी हाइपोटेंशन हो तो आइनोट्रोप स्टार्ट करते हैं। गोल डायरेक्टेड। एक मिनट, आपने अब लफ्ज बोल दिया है मुझे, दुख दे दिया आपने। आइनोट्रोप स्टार्ट करते हैं या वेजोप्रेसर स्टार्ट करते हैं? वेसोप्रेसर। सॉरी सर, वेसोप्रेसर। खुदा के वास्ते, अल्लाह के वास्ते, ना बेइज्जती करवाएं। ठीक है, वेजोप्रेसर और आइनोट्रोप में ना वही फर्क होता है जो बंदे और औरत में होता है। ठीक है, इसलिए प्लीज ट्राई टू बी स्पेसिफिक।
और पता है प्रॉब्लम क्या है, ये कोई फेल नहीं करेगा इस बात पे, लेकिन ये बैड इंप्रेशन है, ये बैड इंप्रेशन है। तो प्लीज बी स्पेसिफिक। वेजोप्रेसर ऑफ चॉइस क्या होता है? नॉरएपिनेफ्रिन। Norepinephrine. Norad. And second line will be vasopressin. We will add second line. सेकंड लाइन में वेजोप्रेसिन ऑब्लिक एड्रेनालिन नहीं है, ये आप नई न्यू जो लेटेस्ट गाइडलाइन है ना उसके हिसाब से देख लें। Recent guidelines में vasopressin 0.01 to 0.04 units per hour. ओके, ये मैं इस पे कोई कमेंट नहीं कर सकता क्योंकि आई एम आउट ऑफ, एज मैंने आपको बताया है। तो आपको वेजोप्रेसर आइनोट्रोप, अच्छा एक मिनट, जब वेजोप्रेसर देंगे तो क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं? Ischemia स्पेशली peripheral line से अगर दे रहे हैं नहीं नहीं, वो तो अगर पेरिफेरल लाइन से नहीं देंगे तो स्कीमिया नहीं हो सकता? हो सकता है। तो फिर ये क्यों जुमला बोला है आपने? स्कीमिया कहाँ कहाँ से होता है? डिजिटल स्कीमिया। डिजिटल इस्कीमिया। डिजिटल स्कीमिया का इसके मतलब अलावा इंटरनेट वाला नहीं है। डिजिटल का स्कीमिया का मतलब है फिंगर्स वगैरह, पेरिफेरल ठीक का है? लिम्ब पेरिफ्रीज का, इस्कीमिया। लिम्ब का स्कीमिया, ठीक है। और स्कीमिया कहाँ पे खतरनाक होता है? मायोकार्डियल स्कीमिया। एंड ऑर्गन्स में मायोकार्डियल स्कीमिया, नो। मायोकार्डियल नो AKI और वो सब। नो 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 नो, मायोकार्डियल स्कीमिया नहीं होगा इससे। मीजेंटेरिक स्कीमिया, ठीक है, होने को हो सकता है, लेकिन जो आपने नहीं भूलना वो मीजेंटेरिक स्कीमिया है, मेसेंटेरिक इस्कीमिया। ठीक है। तो मीजेंटेरिक स्कीमिया अगर होगा तो आपको जो सेप्सिस के जो मार्कर्स होते हैं ना वो आपको पता होने चाहिए। एक तो लैक्टेट होता है, एक और क्या होता है, CRP होता है, ठीक है। ESR तो होता ही होता है, लेकिन ये CRP और लैक्टेट लेवल्स आप ना भूलें। CRP प्रोकैल्सिटोनिन। जी, प्रो कैल्सिटोनिन, ठीक है, वो मैं भूल रहा हूँ कोई लफ्ज ना। तो ये आपको इस तरह देखें, ये मैं आपको कोई रट्टे नहीं लगवा रहा, मैं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो वहां पर आपके सारे सवालों के जवाब ठीक होंगे। फिर आप वहां पे वेजोप्रेसर की जगह आइनोट्रोप और आइनोट्रोप की जगह वेजोप्रेसर नहीं बोलेंगे, ठीक है। अगर ये हो गया, आपने ये फ्लूइड बोलस भी दे दिया, आपने सारा कुछ कर लिया, आइनोट्रोप के अलावा एक और कौन सी चीज शुरू करते हैं ऐसे मौके पे? फ्लूइड वेजोप्रेसर एंटीबायोटिक स्टीरॉइड, स्टेरॉइड इन रिफ्रैक्टरी हाइड्रोकोर्टिसोन। केसेस। तो मैंने है आपसे, मैं रिफ्रैक्टरी का नाम, जरूरी थोड़ी है कि मैं आपसे रिफ्रैक्टरी का नाम लूंगा। जब तक आपको मैं रिफ्रैक्टरी का नाम नहीं लूंगा आप नहीं बोलेंगे हाइड्रोकोर्टिसोन, यस। ठीक है। आपने बता देना है कि पहली लाइन पे आप उसको फ्लूइड दिया, फ्लूइड के साथ आपने वेजोप्रेसर स्टार्ट कर दिए। फिर अगर कोई कार्डियोवैस्कुलर, सॉरी कार्डिक है अगर नीड आइनोट्रोप की, तो आप उसको, तब आपने डोब्यूटामाइन। उसको आइनोट्रोप देना है। तो आइनोट्रोप कौन कौन से दे सकते हैं? या डोब्यूटामीन दे सकते हैं, या इवन एड्रीनालीन कैन बी यूज एज आइनोट्रोप। फर्स्ट लाइन तो डोब्यूटामीन ही होगा, ठीक है। डोब्यूटामाइन। और अच्छा, डोब्यूटामीन जब देते हैं तो आप ध्यान में रखें बात कि जब डोब्यूटामीन दी है और आपने वेजोप्रेसर नहीं दिया ना तो तबाही हो जाएगी, क्योंकि डोब्यूटामीन किस किस रिसेप्टर पे एक्ट करता है? बीटा 1 बीटा 1। और Beta 1, beta 2, alpha. नो, प्लीज खुदा के वास्ते, ये भोरना नहीं है। अल्फा पे नहीं करता लेकिन बीटा 1। सारों, नहीं नहीं, एक सेकंड एक सेकंड, ये अल्फा किसने बोला था मेरी बहन? खुदा के वास्ते, ये भी ब्लंडर है। यही तो Sorry, इसका, beta 1, beta यही 2. यही तो इसकी प्रॉब्लम है। बीटा 2 क्या प्रॉब्लम होती है? बीटा 2 भी वेसल्स में होती है और अल्फा 1 भी वेसल्स में होते हैं, लेकिन क्या इनमें फर्क होता है बेचारे मासूमों में, दोनों में? बीटा Sir, 2 one जो है स्केलेटल वो मसल्स के वेस्कुलेचर में हाँ वेजोडाइलेशन। constriction कराएगा, 2 dilation कराएगा. वेजो डायलेटेशन, तो यहाँ पर Alpha पहले ही तबाही मची हुई है, तो उससे तो हाइपोटेंशन हो जाएगी, ठीक है। तो एक्चुअली जेहन में रखें बात ये, कि जब भी आपने डोब्यूटामीन दिया है तो डोब्यूटामीन से आप एक्सपेक्ट करेंगे वेजोडाइलेटेशन होगी। तो इसलिए बेहतर है कि इस पेशेंट के अंदर टच ऑफ, या तो आप एपिनेफ्रीन दे दें, एड्रीनालीन, या आप टच ऑफ नॉरएपिनेफ्रीन, ठीक है। उसके बगैर अगर आप अकेले डोब्यूटामीन देंगे तो इट विल क्रिएट प्रॉब्लम, इट कैन क्रिएट फर्दर डिटेरियोरेशन इन अ पेशेंट विद सेप्सिस, स्पेशली जिसको दो सेप्सिस की एक वार्म वार्म स्टेज होती है और एक कोल्ड स्टेज होती है। तो स्पेशली अगर वो ऑलरेडी वार्म स्टेज पे है ना, तो आपने अगर उसको वेजोडाइलेटेशन मजीद कर दी ना, तो वो उसकी तबाही बच जाएगी। और SVR उसकी पहले ही कम है और आपने उसको ऐसी चीज दे दी जिससे मजीद वेजोडाइलेटेशन हो गई है, ठीक है। अच्छा, तो ये थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल डिस्कशन थी जो आपको क्लियर होना चाहिए। अच्छा, एक कोई बता सकता है इस सवाल का जवाब? ये भी अंडरस्टैंडिंग के लिए है
कि अल्लाह ने बीटा 2 रिसेप्टर्स की क्यों मौजूदगी रखी है स्ट्रेस में? क्या ज़रूरत होती है फियर फायर फ्लाइट में बीटा 2 की वेज़ोडाइलेटेशन होने की? कोई रीज़न बता सकता है? बीटा 2 वेजोडाइलेशन की बेटर जी, जी। ऑक्सीजनेशन के लिए क्या? स्केलेटल रेस्पिरेटरी मसल मसल्स में डायलिटेशन करेगा, नहीं, तो नहीं, दे कैन डायलिटेशन ऑक्सीजनेशन बेटर होगी। 1 मिनट, एक बंदा बोले प्लीज़। आप बताइए, आप क्या बता रही थी? आपका जवाब गलत है भाई। आप सोचें क्या चीज़ क्या रीज़न हो सकती है? सर कौन बोल रहा ब्रोंको था? डायलिटेशन कराता है तो ब्रोंको डायलिटेशन कराता ऑक्सीजनेशन है। ब्रोंको डायलिटेशन ऑक्सीजनेशन से बेहतर होगी। उसकी ठीक है, ये एक रीज़न हो गई। लेकिन यहाँ पर तो हम वेसल्स की बात कर रहे हैं ना, तो ये ब्रोंको डायलिटेशन कहाँ से आ गई? सर जो हमारे ये वाले वेसल्स होते हैं, काफ मसल्स होते हैं, क्यों? उसकी पूलिंग ऑफ ब्लड के फियर लिए फायर चाहिए फ्लाइट होता है। के अंदर क्या इसका रोल है? Sir, to decrease myocardial workload. वेज़ोडाइलेटेशन से मायोकार्डियल वर्कलोड कम हो जाता है। आपके पीछे कुत्ता भाग रहा हो, तो आपको भागना है ना? सर ये काफ मसल्स के लिए होता है, जो हम भागते हैं तो उसमें फिर स्केलेटल मसल अच्छा, ब्लड पूलिंग के लिए। ये अल्लाह ने एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म रखा हुआ है, ठीक है? कि अगर आपके पीछे कुत्ता लग गया तो आपने भागना है, या आपकी किसी से लड़ाई हो गई है ना तो आपको मुक्के मारने हैं। तो सिर्फ काफ नहीं है, ये तमाम एक्सस्केलेटल मसल्स हैं। आपकी किसी से लड़ाई हो जाएगी तो आपको मुक्के मारने के लिए आपको एनर्जी चाहिए कि नहीं चाहिए? ठीक है? तो बेसिकली लेकिन ये एक दोनों होते हैं, इसीलिए जो बुरी खबर सुन के एकदम से धड़ाम करके मरीज गिरता है ना, तो एक उसके नीचे ये भी रीजन होती है। ओ सॉरी, एक बंदा जो है वो धड़ाम करके जो गिरता है ना, उसके पीछे सीवियर वेज़ोडाइलेटेशन भी होती है, जो बीटा 2 मीडिएटेड होती है। ये आपको ज़हन में रखना चाहिए। ठीक है? ये एक थोड़ी-सी मैं साइड में डिस्कशन कर रहा हूँ, लेकिन एक दवाई जो शायद आपसे कहीं पे किसी जगह पे पूछ ले, मिलरिनॉन, क्योंकि यहाँ पे हमने मिल रहा ये आइनोट्रोप्स की बात की है ना, तो आइनोट्रोप्स की डिस्कशन मुकम्मल नहीं होती मिलरिनॉन के बगैर, क्योंकि पाकिस्तान में शायद फ्रीली अवेलेबल नहीं है, तो शायद आप लोगों को फेमिलियर ना हो। लेकिन ये आपसे कोई भी अगर ऐसा एग्जामिनर जो कि कार्डिक एनेस्थीसिया करता है, वो आपसे पूछ लेगा, क्योंकि मैं भी उस कैटेगरी में हूँ, मैंने काफ़ी साल कार्डिक में काम किया है, तो इसलिए मैं आपसे क्यूरोसिटी में पूछ रहा हूँ कि मिलरिनॉन क्या होता है? आइनोट्रोपिक एजेंट। आइनोट्रोपिक एजेंट तो होता है, बहुत बहुत शुक्रिया। आपका क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है इसका? फॉस्फोडाइस्ट्रेज इनहिबिटर है। फॉस्फोडाइस्ट्रेज इनहिबिटर होता है, ठीक है? तो ये अगर मैं आपसे पूछूं कि ये राइट हार्ट फेलियर में या लेफ्ट हार्ट फेलियर में से किस में ज्यादा इफेक्टिव होता है? ये ये राइट हार्ट इनका राइट ये राइट हार्ट फेलियर में ज्यादा इफेक्टिव होता है, ठीक है? और इसमें एक और आप ज़हन में रखिए कि ये भी इस मिलरिनॉन और भी सीवियर वेज़ोडाइलेटेशन करता है। तो मिलरिनॉन बहुत स्टडीज हुई हैं मिलरिनॉन वर्सेस डोब्यूटामीन पे, तो कोई कंसेंसस नहीं है। लेकिन बेसिकली जो पीडियाट्रिक पेशेंट्स होते हैं ना, उनमें मिलरिनॉन काफ़ी ज़्यादा यूज़ होती है, क्योंकि अक्सर उसमें उसमें राइट हार्ट फेलियर, पल्मोनरी हाइपरटेंशन बहुत ज़्यादा होती है। उसके जहाँ पर भी आपकी पल्मोनरी हाइपरटेंशन और राइट हार्ट फेलियर का एलिमेंट है ना, तो वहाँ पे मिलरिनॉन आप ज़हन में रखें। आपको इतना भी पता है तो इट्स मोर देन एनफ। बहुत ज़्यादा डिटेल्स ना पता हो कोई मसला नहीं, लेकिन आपको बेसिक बात ज़रूर पता होनी चाहिए। याद रखें, एग्जाम में कोई बहुत बड़े-बड़े चैंपियंस पे नहीं बात पे फेल होता। हमारे यहाँ पे तो आप लोगों को जो मेरी बदकिस्मती है कि आप लोग मेरी बातें नहीं सुनते। आप लोगों को वो लोग बहुत अच्छे लगते हैं जो कि आपसे अजीबो-गरीब क्वेश्चन सवाल पूछ के और आपसे कहें कि ओहो ये नहीं बताया। अभी एक कोई बंदे को मैंने इनवाइट किया, उसने आके इतने मुश्किल सवाल पूछे और मैं परेशान हो गया कि यार इस बात पे कोई फेल नहीं कर सकता। कोई फेल नहीं करेगा, मैं आपको गारंटी देता हूँ। वो पता नहीं कोई सेप्सिस का पता नहीं कौन-सा कोई मार्कर, पता नहीं कौन-सी एक चीज़ थी। वो होता है, याद रखें बात, वो आपको सिर्फ़ झिंझोड़ने के लिए होता है। क्योंकि आपको वो कंसल्टेंट की डिग्री दे रहे हैं, बना के वो आपको एनेस्थीसिया का रिप्रेजेंटेटिव बना के भेज रहे हैं। तो वो ये देखना चाहते हैं कि ये बंदा प्रेशर बर्दाश्त कर सकता है, ये स्ट्रेस को बर्दाश्त कर सकता है, ये दूसरी स्पेशलिटीज़ के साथ इंटरैक्ट कर सकता है। ये मकसद होता है सिर्फ़ चेक करने का। तो इस किस्म के क्वेश्चन पे आपको कोई फ़ेल नहीं करेगा यार। खुदा के वास्ते अपने दिमाग से निकाल दें कि कोई आपको एक जैसे एक क्वेश्चन अभी मैं आपको जस्ट चेंज ऑफ टॉपिक है, आइस पैक टेस्ट। ये आइस पैक टेस्ट क्या होता है? कोई नाम सुना है आपने आइस पैक टेस्ट का? सर सुना है, मेरे से जीबीएस नहीं सवाल ये सर। पूछा था और पता नहीं अल्लाह ने मेरी आंखों में नूर दे दिया कि मैंने आगे किसी को ये नहीं बताया कि यार मुझसे आइस पैक टेस्ट पूछा था और मुझे नहीं आता था और मुझे फेल कर दिया, क्योंकि मुझे पता लग गया था कि मैं क्यों फेल हुआ था।
वो ये वही वाइवा था चैंपियन जिसमें आईसीयू एडमिनिस्ट्रेशन पूछा था, और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह लेजर की सर्जरी में बगैर इंट्यूबेशन के करवा रहा था। और मैं बाहर आके, आपको चैंपियन लोग आके ना, खुदा की कसम, उनको ये भूल जाता है या वो नहीं बताते ये बात, वो आपको ये कहते हैं आई स्पेक टेस्ट पूछा था यार और फेल कर दिया। अल्लाह के वास्ते एग्जामिनर आपके दुश्मन नहीं है। आप लोगों ने, एग्जामिनर्स ने आपकी भैंस नहीं चुराई, और आपने एग्जामिनर्स की भैंस नहीं चुराई। तो कोई एग्जामिनर आपका दुश्मन, हालांकि मैं इस सिस्टम पर सुबह दोपहर शाम लानत भेजता हूँ, एंड आई एम टोटल अगेंस्ट दिस क्रॉनिक पोस्ट सर्जिकल पेन। ये वो वाला सीपीएसपी नहीं है, बुरा ये ना समझिएगा मैं उनको कह रहा हूँ क्रॉनिक पोस्ट सर्जिकल पेन। मैं इन लोगों के ऊपर लानत भेजता हूँ, लेकिन एग्जामिनर आपके दुश्मन नहीं है। किसी को आपकी शक्ल देख के वो आपको फेल नहीं करेंगे, आप खुद फेल होते हैं, याद रखें। मैं फेल हुआ भी हूं, और अल्लाह की एक शान के उसी टेबल वाइवे में जिसने मुझे फेल किया था और मेरे बारे में बाहर जाके ये कहा था, मेरे एक दोस्त को, जो कि टोटली अनएथिकल था, मेरे एक दोस्त को, वो जो उसके सुपरवाइजर थे वो, तो उनके ईशान को तो कुछ नहीं आता था, तो वॉज टोटल अनएथिकल। लेकिन अल्लाह की शान, व तुइज़्ज़ु मन तशाउ व तुज़िल्लु मन तशाउ, के उसी एग्जामिनर ने मुझे फेल जो जिसने किया था, उसी के सामने मैं जब फॉरवर्ड बोल रहा था, तो वो यूं करके मुझे देख रहे थे कि यार ये तो माइंड ही कर गया है, ठीक है ना। तो उन्होंने इतनी, उन्होंने मतलब बुरी सी शक्ल बना के उन्होंने कहा बाकी ठीक हुई ये चीजें। तो मुझे समझ आ गई कि ये परेशान हो गए कि ये पिछली दफा तो इसकी आवाज नहीं निकल रही थी, अब ये चुप नहीं कर रहा जब मैं पास हुआ था। तो याद रखें बात, ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि खुदा के वास्ते टनल विजन में ना लें। कोई एक चीज पे फेल नहीं होता, कोई एक क्वेश्चन पे फेल नहीं होता। ऐसे भी लोग मौजूद हैं जिसने एग्जाम के अंदर एयरवे का एग्जामिनेशन नहीं किया था, लेकिन इट वाज जस्ट स्लिप ऑफ माइंड, लेकिन उन्होंने उसको निचोड़ा बाद में, लेकिन उसको फेल नहीं किया, वो पास हुआ था। वो इस वक्त इंग्लैंड में कंसल्टेंट बन के बैठा हुआ है, बिकॉज ही वॉज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। उसने इस चीज को भी कवर कर लिया था कि वो लॉन्ग केस के अंदर एयरवे का एग्जामिनेशन करना भूल गया था, बट अल्हम्दुलिल्लाह ही पास्ड। ठीक है, तो ये ज़हन में रखें कि एग्जाम वहां पर वो एक रोलर कोस्टर होता है, उसके अंदर आपने अपनी नर्व्स को नहीं अपने काबू से जाने देना। ये मैं मतलब बात कहाँ से शुरू हो गई, मैं कहाँ पे लेके आऊँ, लेकिन मैं आपको, मेरा मकसद आप लोगों की मेंटल ग्रूमिंग करना है। तो आई स्पेक टेस्ट होता है माइस्थीनिया ग्रेविस में, माइस्थीनिया ग्रेविस में होता है, और ये बेसिकली न्यूस्टिग्मीन, सॉरी, जो एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज एंजाइम होता है ना, ये इसको इनहिबिट कर देता है। तो आइस पैक जब रखते हैं आंखों के ऊपर, तो उससे ऑकुलर सिम्टम्स इंप्रूव कर जाते हैं। वो मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि मैं इस वजह से नहीं फेल हुआ था। ठीक है, तो ये बातें हो गई। हम कमिंग बैक टू जहाँ से हमने छोड़ा था, स्टीरॉयड, सेप्सिस, ये हम बात कर रहे थे। तो यहाँ पर जब आप लोग फ्लूइड की बात कर रहे थे ना, तो गोल डायरेक्टेड फ्लूइड थेरेपी का नाम याद रखें, और आप वो उसके अंदर वीना केवल कंप्रेसिबिलिटी के जरिए आप उसको फ्लूइड देंगे, उसकी देखेंगे। प्लस आप उसके जो पैरामीटर्स होते हैं ना, स्टैटिक पैरामीटर्स और डायनामिक पैरामीटर्स, आपकी सीवीपी भी आ जाएगी, उसके अंदर स्ट्रोक वॉल्यूम वेरिएशन भी आ जाएगा, उसके अंदर ये वीना केबल कंप्रेसिबिलिटी भी आ जाएगी। ठीक है, और जो कार्डिक आउटपुट मॉनिटर्स अगर लगे हुए हैं, तो आउटपुट आउटपुट मॉनिटर के जो पैरामीटर्स होते हैं, उनके जरिए आप फ्लूइड रिस्पॉन्सिवनेस देते हैं। प्लस लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज यूरिन आउटपुट। यूरिन आउटपुट आपको प्राइम इंपॉर्टेंस होती है। ठीक है ना, तो ये वो बातें होती हैं, ज़हन में रखें बात कि जनरलाइज बातें, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। आप वहां जाएं तो एग्जाम में आपको बिल्कुल इन चीजों के बारे में कोई एक 1% भी डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अच्छा, और कोई क्वेश्चन इस वक्त पूछें, अगर आप पूछना चाहते हैं प्लीज, एनी क्वेश्चन। अच्छा, वो क्योंकि कल मैंने डिस्कशन की थी कॉम्प्लिकेशंस के ऊपर। ठीक है, तो वो अगर आप लोगों के पास टाइम हो, क्योंकि ये तो मैं आज छुट्टी का दिन था, तो मैंने ये एक एक्स्ट्रा टाइम में आपको ले रहा हूँ। वो रात को जो मैं जिस टाइम पर मैं आमतौर पे लिंक भेजता हूँ, मसरूफ लोग आप लोग नहीं आते कभी भी, लेकिन आई विल इनवाइट यू कि आप वो ज़रूर अटेंड कीजिएगा अगर आप लोगों के पास टाइम हो। जो कॉमन बातें जो हर दफ़ा मैं दोबारा से बताता हूँ कि कोई भी सिनेरियो आएगा ना, तो उसके अंदर एक पेशेंट की आइडेंटिटी होगी। ठीक है, पेशेंट की आईडी, या उसको कह लें डेमोग्राफिक्स। उसके अंदर क्या डेमोग्राफिक, एक प्रेग्नेंट पेशेंट हो सकती है, एक एल्डरली पेशेंट हो सकता है, एक पीडियाट्रिक हो सकता है, या न्यूनेट हो सकता है। ठीक है, एक स्मोकर एक आइडेंटिटी है। ठीक है, अच्छा, अल्कोहलिक एक आइडेंटिटी है। उसके बाद एक जो कोई ऑक्यूपेशनल हैजर्ड्स अगर किसी को हैं, तो वो एक आइडेंटिटी है। उसके बाद मैं डायबिटीज, मेलाइटस और हाइपरटेंशन को, क्योंकि इतने कॉमन है, इनको भी मैं पेशेंट आइडेंटिटी में शामिल कर रहा हूँ।
ठीक है। उसके बाद स्टीरॉयड डिपेंडेंट, उसके बाद ओपीआई डिपेंडेंट। ये आप लोगों की ना टिप्स पे होना चाहिए। ये किस तरह से टिप्स पे होना चाहिए कि और भी आइडेंटिटी हो सकती है, लेकिन आम तौर पे देखें, जरा ठंडे दिमाग से बैठ के सोचें, आम तौर पे इनमें से कोई ना कोई क्या, इनमें से दो तीन जरूर आएंगे। एक प्रेग्नेंट पेशेंट जरूर होगा, एक एल्डरली पेशेंट जरूर होगा, एक पीडियाट्रिक पेशेंट जरूर होगा, स्मोकिंग का जिक्र जरूर होगा। पूरे वाइवे में कहीं ना कहीं डायबिटीज और हाइपरटेंशन का जिक्र जरूर आएगा। फिर उसके बाद आप इसी कैटेगरी में एक नाम कर लें, मैंने इसके अलग से सेशन रिकॉर्ड किए हुए हैं, अगर आप देखना चाहें तो आप देख सकते हैं कि एक लिवर फेलियर का पेशेंट है, उसके अंदर क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं। ठीक है, लिवर फेलियर के पेशेंट में। फिर सीआरएफ के पेशेंट में, ये इसमें बेसिकली डिटेल नहीं पूछ रहे वो आपसे, एक लिखा होगा सिनेरियो के अंदर, लिखा होगा पेशेंट नोन केस ऑफ एंड स्टेज लिवर डिजीज या एंड स्टेज रीनल डिजीज, तो उसमें क्या कंसर्न्स होते हैं। ठीक है, एक पेशेंट विद हार्ट फेलियर। ठीक है, तो ये आपको मतलब इसकी आपको ये पता होना चाहिए कि आप जब इसकी ये उसकी आइडेंटिटी हो गई है, ये उसकी आइडेंटिटी हो गई है, तो उसके अंदर आपने इसको डिवाइड आप कैसे बता सकते हैं, बजाय इसके ये कि आप किताब का सफा नंबर 75 बताना शुरू करें, आप याद रखें कि व्हाट इज द चेंज, व्हाट इज द इफेक्ट एंड हाउ टू मैनेज। ठीक है, व्हाट इज द चेंज, व्हाट इज द इफेक्ट, हाउ टू मैनेज। अब आप इस जुमले को फिट करते जाएं हर चीज में, और यकीन करें अगर आप इससे प्रैक्टिस कर लें पहले ही, और आप एक जिसको कहते हैं ना वो हकीम जो बनाते हैं एक पुश्ता या माजून, अगर आप अपने इन इन टॉपिक्स की माजून पहले बना के रखें ना, तो आप यकीन करें वहां पर आप ऐसा फर बोलेंगे कि जिसकी कोई हद नहीं। ठीक है, यानी कि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट आपका बिल्कुल क्लियर होगा। तो ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इसका चेंज, इफेक्ट, मैनेजमेंट, ये 3 स्टेप्स में, इसकी एग्जांपल मैं आपको दूंगा, जो प्रेग्नेंट पेशेंट में या कोई आप ले लें कि भाई उसमें चेंज क्या होती है, एयरवे की चेंजेस है। तो एयरवे की चेंजेस क्या हैं, पेशेंट का एयरवे फ्रेजाइल है, एनलार्ज ब्रेस्ट टिश्यूज हैं, आपकी जो है वो क्या नाम है उसका, इजी डीसैचुरेशन है, एफआरसी कम है, ये सारे हो गए हैं चेंज। उसका इफेक्ट क्या हो रहा है, आप पेशेंट जल्दी डीसैचुरेट हो जाएगा। और उसमें एक और चीज को आप ऐड कर सकते हैं कि इसमें एस्पिरेशन का भी रिस्क है। ये हैं सारी चेंज और इफेक्ट, और उसको मैनेज कैसे करना है, आरएसआई, रैंप पोजीशन, ठीक है, और प्री ऑक्सीजनेशन। तो ये आपने जुमला याद कर लेना है कि पेशेंट हैज डिफिकल्ट एयरवे with reference to easy desaturation because of low FRC, okay, high oxygen consumption, and enlarged breast tissue making laryngoscopy difficult, aspiration risk because of बिल्कुल इस तरह ही याद कर लें आप, aspiration risk because of gastroparesis because of progesterone effect। ठीक है, तो उसको आप मैनेज कैसे कर रहे हैं, इन 3 चीजों से आप मैनेज कर रहे हैं। ये आप अगर आप ये जुमले याद कर लें समान के लिए, मैंने आपको एक हिंट दे दिया है, अभी आपके पास 2 महीने पड़े हुए हैं, आप लोग इस तरह के जुमले प्रिपेयर कर लें, यही फिट कर लें आप सारों के अंदर। ये जो नए नए कंडीशंस लिखी है ना, ये आप सारे, किसी के अंदर एक चीज होगी, किसी के अंदर 2 चीजें होंगी, किसी के अंदर 3 चीजें होंगी, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट सेम है। ये डायबिटिक पेशेंट है, माइक्रोवेस्कुलर एंड मैक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस ऑफ डायबिटीज, माइक्रोवेस्कुलर एंड मैक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस ऑफ हाइपरटेंशन लीडिंग टू रेटिनोपैथी, नेफ्रोपैथी, इस्केमिक हार्ट डिजीज, सेरेब्रोवास्कुलर डिजीज, रीनल फेलियर। ठीक है, समझ आ गई। ये जो मैंने आपको बताया ना, चेंज, इफेक्ट और मैनेजमेंट, ये आप सब में याद कर लीजिए, ये मेरी आपसे गुजारिश है। ये आप पहले से आंसर प्रिपेयर कर लें, क्योंकि वहां पर जो सिनेरियो आएगा, तो एक चीज ये पेशेंट आइडेंटिटी हो गई, दूसरी चीज हो गई उसकी डिजीज। वो डिजीज ये हो सकती है कि आमतौर पे या तो वो इन्हीं डिजीज, यानी कि वो इसी ये जो आइडेंटिटीज बताई हैं इन्हीं में से कोई डिजीज कर सकते हैं, या वो एक डिजीज और एक्स्ट्रा डाल देंगे। ठीक है, जैसे कि नोन केस ऑफ एक प्रेग्नेंट पेशेंट है और उसको माइस्थीनिया ग्रेविस भी है, उसका सी सेक्शन होना है, तो पहली हो गई इसकी आइडेंटिटी, दूसरी उसकी मैं सॉरी, मैं ना डिस्कनेक्ट हो गया था शायद। तो आपको लोगों को कहाँ तक आवाज आई थी मेरी?
मैं ये बता रहा था कि एक पेशेंट की आइडेंटिटी है, दूसरी उसकी डिजीज है, और तीसरी उसकी सर्जरी है। ठीक है, तो ये फाइल है जो कि मैं न्यूमरस टाइम शेयर कर चुका हूँ, लेकिन आई वुड लाइक टू शो यू अगेन कि सर्जरी से रिलेटेड ये बातें कि सर्जिकल अर्जेंसी क्या है, सर्जिकल रिस्क क्या है, ब्लीडिंग रिस्क क्या है, पेशेंट की पोजीशन कौन सी रिक्वायर्ड होती है, ड्यूरेशन क्या होता है, इंसिजन क्या रिक्वायर्ड होती है, लेवल ऑफ एनेस्थीसिया क्या रिक्वायर्ड होता है, एनेस्थीसिया के ऑप्शंस क्या होती हैं, एनाल्जेसिया की क्या ऑप्शंस होती हैं, क्रिटिकल स्टेप्स क्या होते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ कि एक पेशेंट है जिसके अंदर टॉर्निके लगना है ना, तो ये क्रिटिकल स्टेप है। जब टॉर्निके लगेगा उस टाइम पे प्रॉब्लम्स होंगी, टॉर्निके जब लग गया है उसके बाद टॉर्निके की पेन होगी, वो एक प्रॉब्लम होगी, और जब टॉर्निके ओपन करेंगे तो प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो उस सर्जरी से रिलेटेड ये सारी चीजें हैं जो, और एक स्पेसिफिक एज या स्पेसिफिक डिजीज ग्रुप होगा जो उस सर्जरी से रिलेटेड होगा। थिएटर के अंदर कोई स्पेसिफिक सर्जरी के अंदर आपको स्पेशल कोई चीज़ों की ज़रूरत है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि कोई भी ऐसी सर्जरी जिसके अंदर नर्व मॉनिटरिंग हो रही है, क्या नर्व मॉनिटरिंग की ज़रूरत है, यानी कि सॉरी नर्व की कोई लोकेशन से गुजर रही है सर्जरी, ऐसी सर्जरी जिसके अंदर कोई नर्व इन्वॉल्व हो सकती है, जैसे रिकरेंट लेरेंजियल नर्व है, फेशियल नर्व है। ठीक है, या वो ऐसी सर्जरी कर रहे हैं जिसके अंदर स्पाइनल कॉर्ड से वो खेल रहे हैं या ब्रेन से खेल रहे हैं, तो उनको न्यूरो मॉनिटरिंग या नर्व मॉनिटरिंग की जरूरत होगी। तो अब आपके एनेस्थीसिया के कंसर्न उस हिसाब से बदल जाएंगे कि आप उसको टीवा देंगे, आप उसको मसल रिलैक्सेंट नहीं देंगे, आप उसको एक बैलेंस एनेस्थीसिया देंगे कि वो पेशेंट हिले भी नहीं, बगैर मसल रिलैक्सेंट के आपने उसको पेशेंट को इतने डीप लेवल ऑफ एनेस्थीसिया में रखना है कि वो पेशेंट हिले नहीं। है आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। इसी तरीके से पोजीशन रिलेटेड, तमाम पोजीशन रिलेटेड टिप्स पे होनी चाहिए आपकी ये ले। और पोजीशन से रिलेटेड क्या आपको बात बतानी है, ये वो आपसे पूछेंगे नहीं, माइंडेड, ये वो आपसे पूछेंगे नहीं कि आप पोजीशन से रिलेटेड बताएं। अगर एक पेशेंट आ गया ना, ओल्ड एज बाबा गोइंग फॉर टीयूआरपी, नोन केस ऑफ हाइपरटेंशन या डायबिटीज मेलाइटस या पेसमेकर, ये टिपिकल सिनेरियो है कि एक पेशेंट है टीयूआरपी के लिए जा रहा है, उसको पेसमेकर डला हुआ है और उसकी होनी है, तो वो आपसे पेसमेकर के बारे में तो आपको पता होना ही चाहिए, आपको आपको लिथोटमी पोजीशन के बारे में पता होना चाहिए कि लिथोटमी पोजीशन पे करना है तो, या कोई भी पोजीशन पे आपने करना है तो कोई फिजिकल लिमिटेशन तो नहीं है। फिजिकल लिमिटेशन क्या है, पता लगे उसको वैसे ही ज्वाइंट में उसकी प्रॉब्लम है, वो पेशेंट की टांगे वो फोल्ड ही नहीं कर सकता, और आपने पकड़ के उसको स्पाइनल लगा दिया, स्पाइनल लगाने के बाद आपने उसकी पोजीशन की लिमिटेशन को भूल गए और आपने उसकी पोजीशन बना दी और कनेक्ट करके उसका ना ज्वाइंट डिस्लोकेट हो गया या उसकी फीमर फ्रैक्चर हो गई। ये एक मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। दूसरी एग्जांपल, एक पेशेंट है, उसकी रेटिनोपैथी थी, उसकी रिसेंट उसकी रेटिना की सर्जरी हुई थी या उसको रेटिनोपैथी थी, आप एनेस्थीसिया वाला सो रहा है, उसको कोई पता नहीं, उसकी 4 घंटे की उसने प्रोन पोजीशन में पकड़ के सर्जरी करा दी बगैर उसको इन्फॉर्म किए, बगैर आई के डॉक्टर से कंसल्ट किए। अब आप फेल हो जाएंगे इस बात पे प्रैक्टिकली भी आप किसी बुजुर्ग को ब्लाइंड करके भेजेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह उसकी कमर तो ठीक हो गई, आंखें चली गई, ये बहुत सीरियस चीज़ है। ठीक है, तो आप ये जहन में रखें कि हर पोजीशन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है ना वो आपके टिप्स पे होनी चाहिए। प्रोन पोजीशन, लैटरल पोजीशन, ट्रेंडलनबर्ग पोजीशन, रिवर्स ट्रेंडलनबर्ग पोजीशन, ये टिप्स पे आपके होनी चाहिए। ये वो हर सर ये आपसे पूछना, ये पेपर आउट है, ये वो चीज़ें हैं जो पेपर आउट है। अगर आप पहले से प्रिपेयर कर लेंगे वहां पर आपको एम्बेरसमेंट नहीं करनी पड़ेगी, और ये बहुत आसान है। कोई 3 स्टेप्स में याद रखें, जब वो पोजीशन बना रहे हों, यानी कि इनिशिएशन और रिवर्सल और मेंटेनेंस, इनिशिएशन, रिवर्सल और मेंटेनेंस, कि जब आपने एक पोजीशन को इनिशिएट कर रहे हैं तो क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं, जब उनको रिवर्स कर रहे हैं तो क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं, और अगर वो ज़्यादा ड्यूरेशन के लिए रह रहा है तो क्या इंपॉर्टेंट बातें, बस। ठीक है, कुछ चीज़ें उसके अंदर होंगी जो जॉइंट से रिलेटेड होंगी, सॉफ्ट टिश्यू से रिलेटेड होंगी, हीमोडायनेमिक सीक्वेंसेस होंगे, ट्यूब ऊपर नीचे हो जाएगी, वेंटिलेशन के प्रॉब्लम होंगे, यही 8-10 किस्म की प्रॉब्लम्स हैं, तो आप पहले से याद कर लें। ठीक है, ताकि वो वहां पे जब बोले तो आप टाइम ना जाया करें और फौरन बता दें कि पोजीशन रिलेटेड इनिशिएशन, रिवर्सल एंड मेंटेनेंस ऑफ द पोजीशन में ये प्रॉब्लम हो सकती है जल्दी, यानी कि आप वहां पे तोते की तरह बोल रहे हो। और यकीन करें ये काम करना बहुत आसान है, और वाइवा विल बिकम वेरी इजी अगर आप पहले से प्रिपेयर रखेंगे चीज़ों को। आप लोगों को क्योंकि इतना डिप्रेस कर देते हैं, जो नए रिसेंट पास हुए हुए लोग होते हैं ना, जो एक चीज़ पे पास हो जाता है, वो उसको वो एक बात छोटी सी पता होती है, वो चैंपियन बन के बता रहा होता है कि देखो मुझे तो वो फलाना डिजीज़ के फलाना मार्कर की फलाना चीज़ पता थी तो मैं इसलिए पास हुआ हूँ। ठीक है, मुझे आज तक यार सिकल सेल डिजीज़ में ना, खुदा की कसम आज तक मुझे ये याद नहीं हुआ कि वेलिन की जगह ग्लूटामेट होता है या ग्लूटामेट की जगह वेलिन होता है, मुझे हर दफ़ा भूल जाता है। ठीक है, और आज भी मुझे याद नहीं है, और यकीन करें इस बात पे आपको कोई फेल नहीं करेगा। लेकिन अगर आप, मैं किसी से पूछता हूँ सिकल सेल डिजीज क्या है, वो सारी दुनिया की जहान की बकवास बता के ये नहीं बताते कि ये एनीमिया है। कैन यू बिलीव दिस?
अगर आपने एग्जामिनर को, जब तक आपने उसको उसका कंपोनेंट ही नहीं बताया कि ये एक एनीमिया है, इसमें हीमोग्लोबिनोपैथी होती है, हीमोग्लोबिनोपैथी क्या होती है, अमाइनो एसिड्स की मिसअलाइनमेंट की वजह से होती है, अगर आपने ये भी जुमला बोल दिया यू आर पास, misalignment of amino acid resulting in because of hemoglobinopathy or because of a hereditary problem leading to weak or fragile hemoglobin which cannot tolerate the stress resulting in sickling, leading to 4 sort of crisis: vaso-occlusive crisis, aplastic crisis, sequestration crisis, hemolytic crisis. इस तरह से याद कर लें चीजों को पहले से। 1 मिनट, एक और मेरी आप लोगों को रिक्वेस्ट होगी, क्योंकि आई हैव टेकन 1.5 आवर्स आप लोगों के कीमती टाइम में से मैंने टाइम ले लिया है। वो अलहदा बात है कि मेरी बीवी 4 दफा मुझे घूर के जा चुकी है कि जुमे का दिन है, वीकेंड है और आप सर खपा रहे हैं अपना, लेकिन मेरी गुजारिश ये होगी कि मैं इस तकलीफ से गुजर चुका हूँ। तो आप लोगों को मैं ये जो कुछ कह रहा हूँ, ये मुझे कोई फ़ायदा नहीं है, मेरा ज़ाती फ़ायदा नहीं है, बट इट रियली हर्ट्स कि जब मैं आप लोगों को समझाने की, बताने की कोशिश कर रहा हूँ तो नोबडी इज़ इंटरेस्टेड। आप इमेजिन करें, आप लोग तो दूसरे दिन ना आए, आप लोग तो एक दिन भी ना बर्दाश्त कर सकें। मुझे, मेरी हिम्मत देख लें आप, कि मैं फिर भी ढीठ बन के आप लोगों के पीछे भागता रहता। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें बताने की हैं, बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को दिल करता है समझाने का, बताने का, सारी चीज़ें रिकॉर्डेड मौजूद हैं। अभी बहुत 2 महीने पड़े हुए हैं। मुझे यकीन करें, मैं इस यूट्यूब के चैनल से ना कोई पैसे नहीं कमाऊंगा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन अगर आप सुनेंगे तो आपको ही फायदा होगा। ये जो चैनल है ना, इसमें मैंने अपनी यहाँ पे अपने अब्बू की तस्वीर लगाई हुई है। मुझे नहीं पता था कि ये इस चैनल के अंदर अल्लाह मुझे इस काबिल बना देगा कि इसके अंदर इतनी सारी चीज़ें आ जाएंगी, लेकिन ये मैंने, ये जो चीज़ें इसमें मौजूद हैं, खास तौर पे जो लोग गलती करते हैं ना, वो यहाँ पर चीज़ों में करते हैं। मैं आपको, जो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप ज़रूर ज़रूर सुने, वो है प्री ऑपरेटिव, क्योंकि प्री ऑपरेटिव जो प्रिपरेशन होती है ना, या उसको कह लें एनेस्थीसिया प्लानिंग, वहीं पर ही सारे मसले हो जाते हैं। अगर आपको यहाँ पर मैंने ना अलग अलग से किया हुआ है, एक तो इन्वेस्टिगेशंस को और कंडक्ट ऑफ एनेस्थीसिया के अंदर जो जो चीज़ें आपकी ज़रूरत होती है उनको उनको कैसे आपने प्रिपेयर करना है, ये वो है जो मैं आपको बता रहा था। पीडियाट्रिक पेशेंट फॉर एनेस्थेटिस, प्रेग्नेंट पेशेंट फॉर एनेस्थेटिस, renal disease patient for anesthetis, liver disease patient for anesthetis, respiratory disease patient for anesthetis, ये आप सुने, आपको बहुत फायदा होगा। पोजीशनिंग रिलेटेड प्रॉब्लम, ऑप्टिमाइजेशन, यहाँ पे मैं अभी जो आप लोगों, क्योंकि अभी इतने कम टाइम में मैं सारी चीज़ें नहीं बता सकता, लेकिन आपको सर्जरी रिलेटेड प्रॉब्लम, ये जो है ना, ये मेरा हाई यील्ड पॉइंट है आप लोगों के लिए। ठीक है, और उसके बाद ये यही लॉन्ग केस है, यही टेबल 5 है, बाकी रह जाते हैं कुछ अलग से टॉपिक्स। जैसे मैंने अभी 2 दिन पहले आप लोगों को एक फीलर दिया था, नेवर इवेंट्स इन एनेस्थीसिया। फिर एक फिलर मैंने आपको दिया था, डिफरेंट टीम्स इन एनेस्थीसिया। तो आप थोड़े थोड़े करके उनके बारे में एक एक 2 बातें भी अगर आपको पता होंगी ना, तो आप इंशाल्लाह उसको कवर कर लेंगे। ठीक है, तो आप लोगों के आने का बहुत शुक्रिया। मजीद अगर कोई भी आप सवाल पूछना चाहते हैं तो यू कैन आस्क, अदरवाइज आई विल फिनिश। रात को फिर मैं आज अब से 3 घंटे के बाद जो है वो वाला सेशन जो मैंने कल किया था, वो आगे मैं कंटिन्यू करूँगा। अभी आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं? चले, मेरा ख्याल है कि नोबडी इज इंटरेस्टेड। थैंक यू वेरी Thank मच। you. और ये प्लेलिस्ट जो हैं, इसके अंदर आप सुने, और आपको इसको सुनने का भी मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। आप थोड़ी सी इसकी स्पीड बढ़ा लें। आप स्पीड बढ़ाएंगे तो जो 30 मिनट की चीज़ है वो 15 मिनट में ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, तो वो आप लोगों का कम टाइम हो जाएगा, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वो चीज़ें हैं जो फेलियर पॉइंट्स हैं। ठीक है, ओके, इंशाल्लाह अगर अगर मैं फ्री हुआ तो इंशाल्लाह कल इसी टाइम पर इसी तरह का देसी उर्दू ज़बान का सेशन हम कर लेंगे, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हुए, और अगर कोई स्पेसिफिक टॉपिक आप डिस्कस करना चाहते हैं तो यू आर वेलकम। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। Allah.